ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातव तया नो रुद्रमृडया। याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे। शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरीशाच्छा वदामसि। यथा न सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक। अहिगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन् उदहार्यः। उतैनं विश्वभूतानि स द्रष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तुमभयोर्राज्ञीयोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्ष शतेषुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। विज्जन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा। अनेशन्नस्य शव आभुरस्य निशङ्गति। याते हेतिर्मीदुष्टं हस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वम यक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधायाना तताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये। नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये। नमो नमो उच्चैरघोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये। नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये। नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रपृन्तानां पतये। नमो नमः ऊष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये। नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो। नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो। नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो। नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो। नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो। नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो। नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो। नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो। नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो। नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो। नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रतसपतिभ्यश्च वो। नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो। नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो। नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो। नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो। नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो। नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो। नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो। नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतभ्यश्च वो। नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो। नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो। नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो। नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो। नमो नमो मृगयुभ्यः क्ष्वनिभ्यश्च वो। नमो नमः क्षभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमो भगाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वशीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्मर्याय च वसान्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वर्जाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेण्याय च नमः ऊर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेण
शरणाय च शुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे च युधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मीयाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रह्व्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेय्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्वर्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो प्रदुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदशाम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वदेव पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव बृहधा च नः शर्म यच्च द्विर्बहाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टं शिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुध निधाय कृत्रिं वसान आचर पिनाकमबिभ्रदागहि विकीरद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनान्मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णव्येऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां दिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय एलवृदा यवयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं दुष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजं वे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सूय औषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यः सुषु सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिरदेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः याते सहस्रमायुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वा नव यजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि
प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदाशिवोम् ॐ शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। आज का टॉपिक जो है ना वो मुझे सॉरी मैंने क्या करा। आज का टॉपिक जो है ना वो मुझे सतीश जी ने दिया था कि भाई जो डिप्रेशन में हैं लोग तो उनके लिए। तो एक सेकंड में उन्होंने मुझे एक वेबसाइट भी बताई थी कि मैं उस वेबसाइट से ये तो ब्रह्म कुमारी का काला सच है, एक मिनट, ये नहीं। उन्होंने मुझे बताया था एक तो कोई किसी की डेथ हो गई है, एक ब्रह्म कुमार की, उसकी भी कोई न्यूज आई हुई है। अम, हाँ उन्होंने मेरे को लिखा तो था, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा। उन्होंने एक वेबसाइट दी थी कि इस पे आप करिए कि मतलब लोग जो छोड़ जाते हैं कल्ट, तो उसके बाद उनका क्या होता है। तो उन्होंने जो मुझे वो जिस ब्रह्म कुमारी डॉट इन्फो की वेबसाइट भेजी थी उससे मैंने नहीं निकाला, क्योंकि उसमें तो लोगों ने कहा है कि भाई ये लोग जो है ये क्या अंडरगो करते हैं और इनके साथ क्या होना चाहिए। तो वो तो लोग हैं और वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो ब्रह्म कुमारी की जो वेबसाइट है वहां से तो मैं ये वाली इंफॉर्मेशन निकालती हूँ कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ, कि भाई ब्रह्म कुमारी संस्था ने उनके साथ क्या क्या किया। ये वाली इंफॉर्मेशन वहां से निकालना ठीक है। पर जहां तक एडवाइस की बात आती है तो मैं उनसे एडवाइस नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। और आप लोगों को बताने के लिए जो है, मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है वो रिसर्च करके साइकोलॉजी मैगजीन्स में से और कल्ट विशेषज्ञ जो हैं उनकी किताबें जो लिखी हुई हैं उसमें से मटेरियल निकाल के आपको बता सकती हूँ। चूंकि मैं उस पर कमर्शियल कोई पैसे नहीं कमा रही हूँ तो मैंने कोई इजाजत नहीं ले रही है, मैं ऐसी बात कर रही हूँ। तो मैंने जो है काफी इस पर जो है परसों नरसों जब मैं ये स्ट्रीम करने वाली थी तो मैंने इस बात पर रिसर्च करी कि जो कल्ट में लोग छोड़ देते हैं तो क्या जो उनको दुख होता है वो क्या बाकी के ट्रॉमा, जैसे लोग कहते हैं ना भाई ये तो ट्रॉमेटाइज्ड है, इन्होंने तो अभी ये छोड़ा है कल्ट। तो लेकिन उनका जो ट्रॉमा होता है वो नॉर्मल ट्रॉमा से फर्क होता है। तो सारे जो जिनके पास पीटीएसडी होता है उनका सब लोगों का पीटीएसडी एक जैसा नहीं होता। जो कल्ट वाले मेंबर होते हैं ना उनका पीटीएसडी अलग होता है। तो ये आपको इनका आर्टिकल मिल जाएगा मार्गरेट टी सिंगर जी का, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। कमिंग आउट ऑफ द कल्ट्स करके भी इनकी एक बुक है। क्या बोलते हैं, नहीं एक इन्होंने भी रिक एलन रॉस ने भी कल्ट्स इनसाइड आउट, ऐसे बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी कल्ट्स के ऊपर रिसर्च करी है और मैगजीन्स लिखी हैं और इनके आर्टिकल्स साइकोलॉजी टुडे में आते हैं। मैं पहले साइकोलॉजी टुडे जो है वो सब्सक्राइब करके रखती थी, क्योंकि मैं उसमें से आर्टिकल्स पढ़ती थी तो मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता था। मेरी बुद्धि ना हर तरफ चलती थी। मैं मेरे को हर चीज में इंटरेस्ट है। मुझे टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्ट से लेकर मेरे को जो है वो बिल्कुल अलग अलग चीजों में, म्यूजिक से इंटरेस्ट लेकर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट से लेकर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट से लेकर, मेरे को बहुत सारा वेरिड इंटरेस्ट है मेरे। तो मैं बहुत सारी चीजों में जिज्ञासा रखती हूँ। तो मैं अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करती रहती हूँ, और साइकोलॉजी की स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको सब्सक्राइब करके उसमें से आर्टिकल्स में पहले भी पढ़ती थी जो मेरे इंटरेस्ट के होते हैं। ये मेरी पास टाइम हॉबी है कि साइकोलॉजी टुडे की मैगजीन्स वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ। तो अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि जो लोग ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं सबका ट्रॉमा एक जैसा नहीं होता। और ये अगर आप साइकोलॉजिस्ट जो मैंने अभी रिक एलन या फिर ये मार्गरेट सिंगर
और ऐसे भी 5-6 कल्ट के स्पेशलिस्ट हैं, इवन स्टीव हसन, जिनके मैं बाइट मॉडल पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये पता चला है कि कुछ सिम्टम्स हैं इनके, ये वाले कल्ट के मेंबर्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कल्ट से निकलते हैं बाकी लोगों से। एक तो उनको, जैसे आप किसी को आपने देखा होगा ना, या कभी आपको लगता है मेरे को किसी न किसी बात पर एकदम से बड़ा जो है रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, पर हमें पता नहीं कि क्यों आ रहा है, बस आ रहा है। तो ये एक साइन ऑफ डिप्रेशन है कि जब किसी को रोना आए अचानक से, जिसको समझ में नहीं आए। तो जो लोग कल्ट से छोड़ते हैं ना, उनके कई सारे लक्षण हैं। तो एक-एक करके लेते हैं। पहला, मेरे पास इतने बैनर्स नहीं है कि मैं यहाँ नीचे लिखूँ। तो एक तो नंबर 1 पे है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या है कि अ, अगर आप देखें ब्रह्म कुमारी संस्था को, तो इसमें जो है बहुत इसका वैसे बना लेना चाहिए ना एक बैनर, तो अच्छा रहेगा। मैं आगे भी नहीं, आगे तक तो नहीं आएगा, 1 मिनट। कोई बैनर्स पीछे के डिलीट करती जाती हूँ तो उससे फिर आ जाएगा, ये वाला डिलीट कर देती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर 1 है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में मैं ये बोलूँगी कि देखिए जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, उसमें जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट रेजीम है कि 2 बजे से तो ये लोग उठ जाते हैं, और 2 बजे से उठ के ये लोग अपना वो शुरू कर लेते हैं। 3 बजे से प्रिपरेशन करना, ये सब करना, मुरली की अर्ली मॉर्निंग वो जो क्लास होती है, जो भी जो कोई भी नाम देते हैं आप उसको, वो क्लास वगैरह होती है। तो ये लोग बड़ी जल्दी-जल्दी तैयार होते हैं। मॉर्निंग क्लास के बाद फिर मुरली की क्लास, फिर इसके बाद वापस आते हैं, इसके बाद नाश्ता करते हैं, इसके बाद फिर से थोड़ी गैप लेके फिर से कुछ करते हैं। तो ये सारा दिन इनके इवेंट्स चलते रहते हैं। और फिर इसके बाद उन इवेंट्स में, अब एक बहन आई थी यहाँ पर जो बता रही थी कि उसको तो जो है इतना काम दे दिया उसको, तो सुबह का नाश्ता भी बनाना है, फिर उसको मुरली क्लास भी लेनी है, फिर उसको दूसरा भी कुछ करना है, फिर ऐसे 2-3 काम उसको लगातार करने हैं, तो बहुत लोड हो जाता है। आप सोचो, आप कोई काम मत करो, कहीं पर जाके आओ तभी आपको थकावट हो जाएगी। तो जो एकदम से सुबह उठते ही जो है, अब उसको, अब ये इसके बाद ये खत्म होते ही ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे मतलब सारा दिन उनका ना इसी चीज़ में निकलता है। और इनके ऊपर ना इनका बड़ा टाइट शेड्यूल होता है, जो ब्रह्म कुमारियों का। अब जब ये छोड़ती हैं, तो अब ये जो एक्स बीके हो गई हैं, तो सबसे पहले तो इनके पास जो है ना एकदम से इनको जो है मीनिंगलेस हो जाता है। क्योंकि जब ये कल्ट जॉइन करती हैं, तब इनके पास एक पर्पस होता है, चलो भई हमें शिव बाबा को पाना है, हमें जो है वो एक जो है हम कहीं मिशन पे जा रहे हैं, हमें एक स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, या हम ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, हम देवी-देवता बन रहे हैं, हम कुछ बन रहे हैं, तो कुछ एक मीनिंग होता है लाइफ का। तो एक दिशा में होती है नौका। और जब ये बीके छोड़ते हैं, तो अचानक से ये दिशाहीन हो जाते हैं। अब इनको लगता है हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सारी उम्र वहीं निकल गई। सतीश जी न जाने कितनी बार यहाँ चैनल पे आके बोलते हैं, मेरी तो सारी ज़िंदगी निकल गई। मैंने तो फालतू में इतने ईयर्स वेस्ट कर दिए। तो सबसे ज़्यादा तो इनको इस बात का एकदम से धक्का लगता है कि अब तो इनकी लाइफ़ का कोई पर्पस ही नहीं रह गया है। अब तो इनको फैमिली और जो इश्यूज़ थे, वो भी जो है, जब ये कन्वर्ट हुए थे, तो वो वाले इश्यूज़ भी दोबारा से उठ उठ खड़े होते हैं। अब उनको नए-नए लॉसेस हो रहे हैं। अब ये जो है तो ये सारे लोगों के अंदर एक कॉमन बात है कि ये कहते हैं, अरे हमारे साल तो बड़े बेकार हो गए। हमारी जो है इनोसेंस का लॉस। एक तो सबसे बड़ी बात इनको लगती है, हमारे इनोसेंस का लॉस हुआ है, और हमारे सेल्फ एस्टीम का कत्ल हुआ है। तो इनको 2 चीज़ों का बहुत बड़ा गम होता है। अब मैं दूसरा पॉइंट लिखती हूँ, दूसरा पॉइंट आपको पता होगा, लोनलीनेस। तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ इसी में, ताकि फिर लोगों जो बाद में आ रहे हैं ना, तो उनको पता रहेगा कि क्या बात है। तो दूसरा पॉइंट जो है ना, वो लोनलीनेस है।
तो इसमें क्या है कि अगर हम जब कल्ट को छोड़ते हैं तो हमारे जो कल्ट में इतने-इतने साल बने हैं लोग, 25-25 साल से कल्ट में रह रहे हैं, 20-20 साल से समर्पित हैं, तो इनके दोस्त बन जाते हैं कल्ट के अंदर। तो कल्ट के अंदर इनकी दोस्ती जो होती है तो इनको ब्रदरहुड एक जैसी रहती है ना, कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि ये अपने मज़हबी नर-पिशाचों में रहती है। और ये सारे लोग सुबह-सुबह एक टाइम पे उठते हैं, एक टाइम पे सब कुछ करते हैं। ये देखो ना, हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक छोटे से प्रोजेक्ट पर भी अगर हम सारे लोग काम करते हैं तो कुछ एक मैत्री सी हो जाती है कि भाई अपन इस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं तो साथ उठ रहे हैं। जो लोग रह रहे हैं साथ में तो एक साथ नाश्ता कर रहे हैं, एक साथ गए हैं मुरली क्लास में, एक साथ ये कर रहे हैं, तो एक साथ सा कंपेनियनशिप सी हो जाती है। तो एक ना लगाव सा हो जाता है, और तो ये लगाव बड़ा नॉर्मल है। तो इन लोगों को जो है ना कई सारे अ, अब इनको ये बताया गया है कि बाहरी दुनिया जो है वो बड़ी सस्पिशियस है, बाहर की चालाक दुनिया है, वो तो तुम्हारे लिए बड़ी डेंजरस है। तो ये जो तुम सेंटर पे रहते हो तो यहाँ तुम बड़े सेफ हो, जैसे ही तुम यहाँ से निकले तो हाँ, खुद को देवता समझना महापाप है। जी, सतीश जी, तो मैं यही बता रही हूँ ना कि एक तो डिप्रेशन हो जाता है यहाँ लोगों को, अचानक से रोना आता है, उनको लगता है हमारे हमारे लॉस्ट ईयर्स हो गए। ये सबके संग होता है। दूसरा, जो वहाँ मैत्री फॉर्मेशन हो जाता है, स्पेशली जो लोग सेंटर पे समर्पित होते हैं, तो उनका जो फ्रेंड्स होते हैं वो लूज़ कर जाते हैं। और बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं वो उनके अंदर सेक्सुअलिटी के प्रति, डेटिंग के प्रति, मैरिज के प्रति जो है ना वो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। और जो कन्फ्यूजन्स पहले से ही थे, लेकिन कल्ट्स जो है ये कन्फ्यूजन खत्म कर देती है, क्योंकि वो पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है या फिर तुमको पेयर कर देती है। और जो मैरिज भी परमिट करते हैं तो उनको कल्ट के रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो हाईली कंट्रोल्ड फ्रेंडशिप होती हैं, और मतलब ये हर चीज का जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और खाली ब्रदरली सिस्टरली लव जो है, उससे क्या है कि अ, अगर कोई यंग एडल्ट है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो जो अभी-अभी टीनेजर से जिसके अंदर ये चेतना आई है कि ये दूसरा जेंडर है, हम इसके प्रति अट्रैक्ट हैं, तो ये उसके अंदर की कन्फ्यूजन को हटा देता है कल्ट, क्योंकि वो अचानक से सबको बोल देता है, ये सब तो भाई है, ये सब तो बहनें हैं। तो ये चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन जब कल्ट लोग छोड़ते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं, फटाफट जो हमारे साल जैसे सतीश जी बोलते हैं कि बहुत सारे साल वेस्ट हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग फ़ील करते हैं। तो वो सोचते हैं अब हम अपने टाइम को कैसे जो लॉस्ट टाइम है उसको फटाफट डेटिंग करें, ड्रिंकिंग करें, सेक्सुअल एडवेंचर्स पे जाएँ, ताकि हमारे जो खोए हुए साल हैं वो किसी तरह वापस आ जाएँ। तो इससे वो कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बहुत बड़ा गिल्ट और शेम रहता है उनका, क्योंकि जो है उन्होंने नई फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन फ्रीडम में उन्होंने कुछ करा भी, तो उसके साथ-साथ गिल्ट भी कैरी करते हैं। तो एक टीचर थी, जो उसने 26 साल की थी, उसने जब वो पहली बार उसने कल्ट छोड़ा तो फिर वो एक लड़के के साथ गई जो कि अम, अ, बहुत ड्रग डीलिंग में भी करता था, और फिर उसने इस लड़की ने उसकी कार क्रैश कर दी और उसको लगा कि अरे मैंने तो ये बड़ा अजीब सा काम कर दिया। और मतलब ये मैं विदेशों का बता रही हूँ आपको, कल्ट्स में यहाँ पर एक जनरल ले रही हूँ, और ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ अपने मन से नहीं बता रही, ना किसी ब्रह्म कुमारी वेबसाइट से बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग स्पेशलाइज्ड नहीं है, बल्कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ इससे, कमिंग आउट ऑफ द कल्ट्स साइकोलॉजी टुडे की जनवरी 1979 में डॉक्टर मार्गरेट टी सिंगर जो हैं उन्होंने कल्ट पर रिसर्च करी है, उनके शोध से आपको ये बता रही हूँ। तो क्योंकि जो है हम ब्रह्म कुमारी से हम एडवाइस नहीं ले सकते हैं, हमें किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो मैं जो भी मटेरियल बता रही हूँ वो साइकोलॉजिस्ट का बता रही हूँ, ये मेरा मटेरियल नहीं है, बल्कि ये इन लोगों ने जो बताया है वो है। तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पैनिक करते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल डेटिंग ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भई हमें इस बात से वो लगता है, या उनके अंदर बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। तो उनके अंदर जो है ना इंटरपर्सनल अम, उनको लगता है कि ये बड़ा मैनिपुलेशन है। तो जैसे एक लेडी थी चर्च की, उसने मतलब वो किसी क्रिश्चियन कल्ट से निकली थी, उसने कहा कि वो
उसको मेरी नाम की एक कल्ट मेंबर थी जो उसको बहुत जो है वो डाँटती रहती थी कि तुम्हारा तो भाइयों की तरफ बड़ा लस्टफुल थॉट्स हैं। ऐसे ही ब्रह्म कुमारियाँ भी एक दीदियाँ, दादियाँ डाँटती रहती कि अब भई तुम तो कदाचारी हो, तुमने फलाने भाई की तरफ ऐसा नहीं देखा, वैसा किया और फिर ये भी बताती है कि अ, ये रुथ नाम की एक लेडी है, ये बताती है कि वो जो मेरी इसको डाँटती थी, वो इसके ऊपर लेट गई और उसने इसकी मसाज करी कि भई शैतान निकालने के लिए। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो क्रिश्चियन है, इन्होंने बताया कि शैतान निकालने के लिए उसकी मसाज करी, तो कहीं इसलिए तो नहीं है बीके वाले हमेशा मसाज कराते रहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत मसाज कराते हैं। तो फिर इसके बाद ना उस इसको खुद ही एक्यूज़ करने लगी कि ये लेस्बियन है। तो इस तरह से और फिर कुछ लोग तो बड़े बहुत तरह के कल्ट्स में हैं जो सेक्सुअलिटी एनफोर्स करते हैं। हालाँकि ब्रह्म कुमारी तो सेलिबेसी एनफोर्स करता है और एक कल्ट जो सेक्सुअल एनर्जी यूज़ करता था, उसने कहा कि भई ये तो हमें ऑर्जीज़ देता था ताकि हम इन्हिबिट ना हों और हम पूरी तरह से जो है वो उसमें हो जाएँ। और मतलब इस तरह से जो आपने जीवन जिया है कल्ट के अंदर, अचानक से आप वो छोड़ देते हैं, तो आपको जो है बहुत लोनलीनेस हो जाता है। तो अब इसमें आगे ना चलते हुए हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो 1 मिनट में इसको टाइप कर देती हूँ। स्लिपिंग इंटो अल्टर्ड स्टेट्स। तो तीसरा पॉइंट है स्लिपिंग इंटो अरे मैंने तीसरा का गलत लिख दिया, 1 सेकंड रुकिए। तीसरा है स्लिपिंग इनटू अल्टर्ड स्टेट्स। तो इसमें क्या है कि जो ये लोग हैं जो छोड़ते हैं अ जैसे इसको नाम दे देते हैं आश्रम या रिट्रीट या ये लोग बीके वाले भी बोलते हैं ना बीके रिट्रीट, द फैमिली है, हमारा सेंटर है और फिर इनको बहुत लंबे-लंबे रिपिटिटिव लेक्चर्स मिलते हैं। तो आप देखिए इनकी मुरलियाँ काफ़ी रिपीटेड होती हैं और इनके अंदर हिप्नोटिक मेटाफर्स होते हैं और ऐसे आइडियाज़ होते हैं बड़े जो एक्सॉल्टेड हों मतलब कि बड़े उच्च उतने उत्कर्ष वाले आइडियाज़ और बहुत लंबे समय तक चांट करते रहो इनकी आधे जगे, आधे सोए और बहुत तरह के ये सॉन्ग्स और गेम्स और मेडिटेशन के इस तरह से रिपीट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि तुम बिस्तर पर सोने जाओ हेडसेट के साथ और फिर इसके बाद मुरलियाँ उनके कानों में बजाते रहते हैं और फिर वो टेप्स वगैरह भी सुनती हैं लीडर्स के जब वो जगे होते हैं तो सारा दिन ये ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि इनके अंदर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, एक्सॉल्टेशन और सजेस्टिबिलिटी रहे। मतलब कोई थोड़ी देर के लिए नहीं, सारा दिन ये जो है मुरलियाँ सुनते हैं या फिर गाने सुन रहे होते हैं बाबा के या फिर बाबा के गानों पे डांस कर रहे होते हैं या फिर किसी का लेक्चर सुन रहे होते हैं या फिर सोते समय भी ये कुछ और वो कर रहे होते हैं। तो मतलब हर वक़्त ये एक दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, अल्टर्ड स्टेट में, हर वक़्त। तो जब ये कल्ट को छोड़ते हैं तो फिर इनको बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और थोड़े से कोई शब्द बोलता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि एक बार जब मेरी माँ का वो हुआ था ना जब जब एम्बुलेंस जाती थी भारत में और आवाज़ करती थी तो मुझे एकदम से रोना आता था और मैं खूब देर तक रोती रहती थी, जबकि मेरा कोई नहीं होता था। वैसे ही सड़क पे कोई एम्बुलेंस जा रही है लेकिन वो एम्बुलेंस की आवाज़ करते जा रही है, वो मेरे अंदर कुछ ट्रिगर करती थी और मैं खूब ज़ोर-ज़ोर से रोती थी और मुझे समझ में नहीं आता था मेरे घर में ना तो कोई बीमार था, ना मेरी माँ मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई थी, ना ना कोई एम्बुलेंस में गया था।
लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ होती थी कि जैसे ही मैं ये बात सुनती थी जो ये एम्बुलेंस का, ये मेरे अंदर था पहले बचपन में। तो मैं एक बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं बोर्ड के रिज़ल्ट लेके बड़ी खुश हो रही थी मैं, तभी वहाँ से एम्बुलेंस निकली तो मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि वो था ड्राइवर, वो भी सोचने लगा कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, जबकि मैं तो आज मेरा खुशी का दिन है। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ इतना। तो ऐसे ही ट्रिगर हो जाता है। तो आपको पता नहीं है कि कौन से शब्द जो हैं, आप सारा दिन जो लोग कल्ट में रहते हैं और हर वक़्त उनको कुछ और बोला जाता है, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं किसी वर्ड से, तो वो दोबारा से उस अल्टर्ड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे आपने 20 साल सेंटर पे बिताया और कुछ सारा दिन मुरलियाँ सुनी, लेक्चर सुने, बाबा के गाने सुने, ये वो, सारा दिन आप दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में रहे। मेडिटेशन में भी आप अपनी इस प्रेज़ेंट, अब देखिए, आपको पता है माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस होता है जब हम अपने प्रेज़ेंट में प्रेज़ेंट होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हैं लेकिन कुछ और सोच रहे हैं, किसी और दुनिया में हैं, तो वो माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस मतलब अभी इस समय आप यहाँ पर बैठे इस फूल को निहारें, इसकी सुंदरता देखें, इसकी खुशबू सूंघें, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, जब वर्तमान में आप अपने माइंड से प्रेजेंट हैं। तो जब आप, इसका अपोजिट है ऑल्टर्ड स्टेट, तो जब आप किसी और स्टेट में सारा सारा दिन रहे, मतलब सारे देर आप मुरलियां सुन रहे हैं, लेक्चर, आप सोच रहे हैं आप स्वर्ग जा रहे हैं, आप देवी बन रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, आप ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब यहाँ पे छोड़कर अभी इस समय आप हर जगह हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ हैं। तो ये चीज 20 साल तक जो झेल रहा है, तो वो अचानक से कल्ट छोड़ेगा, तो अचानक से कोई शब्द उसको सुनाई देगा, तो वो दोबारा से उसी स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा वो। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ, ये डॉक्टर मार्गरेट सिंगर की लिखी हुई शोध में से बता रही हूँ। तो वो जो है उसको ट्रांस लाइक स्टेट में वो पहुंच जाएगा, जब वो कल्ट में होता था। और फिर वो उसी तरह से उसके अंदर अनशेकेबल लेथार्जी होगी। अनशेकेबल लेथार्जी मतलब कि उसको अचानक से इतना सुस्तपना आएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट, और उसका माइंड थका-सा हो जाएगा, उसका बॉडी थका भी हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा, थोड़ा-थोड़ा कल्ट स्पीकर्स को दोबारा से थोड़ा-थोड़ा सुनेगा। और फिर उसको एकदम से फ्लोटिंग और फ्लैशबैक्स होने लगेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ ड्रग भी देते हैं। तो कुछ समय में आपका बॉडी का जो वो रिएक्शन होगा ना, वो रिएक्ट आपकी बॉडी करने लगेगी, और वो जो वर्ड से ट्रिगर हो गए, तो आपको वो फ्लैशबैक्स आने लगेंगे। जब आप वहाँ होते थे, तो वो सारे फ्लैशबैक्स वापस आने लगेंगे। अब इसने अ, बताया एक एग्जांपल, एक लड़की है ईरा नाम की, उसने एमबीए किया था। उस लड़की ने एमबीए किया था कल्ट ज्वाइन करने से पहले। और फिर वो रात को हेडसेट और डेली टेप से सुनता था, ये मतलब ये आदमी है कोई, और फिर वो फैक्ट्री में भी काम करता था। तो फिर फैक्ट्री में काम करने से उसके थॉट्स जो है ना, वो थोड़ा-थोड़ा उसको लगने लगा मैं तो क्रेज़ी हो रहा हूँ। और जब उसने छोड़ा, तो फिर उसको अचानक से ना कल्ट लीडर की आवाज़ सुनाई देने लगी कि तुम वापस आ जाओगे, तुम हम में से एक हो, तुम हमसे दूर नहीं जा सकते। और फिर वो सोचने लगा कि वो तो भूल ही गया कि अब तो वो निकल चुका है, बल्कि उसको उस आदमी की आवाज़ सुनाई देने लगी। और इतनी ज़्यादा उस कल्ट लीडर की कि ये तो भूल ही गया, ये तो निकल भी चुका था, लेकिन इसके कानों में उस लीडर की आवाज़ गूंज रही थी कि तुम छोड़कर नहीं जा सकते, तुम तो हमारा हिस्सा हो, तुम्हें तो यहीं पर आना है। और ऐसा सुनते ही कई बार वो अपने आप को जगाने के लिए अपने मुँह पे चाँटा मारता था कि भई मैं ही हूँ, मैं इस समय यहाँ हूँ, मैं तो छोड़ चुका हूँ ये कल्ट, लेकिन उसको आवाज़ कान में सुनाई देती थी उसकी। जैसे हमारे यहाँ वो अपर्णा नाम की लड़की आई थी ना महाराष्ट्र से, जो बता रही थी कि उसको बाबा वहां तक पीछा करा था, उसको तो 6 महीने उसका अस्पताल में वो हुआ, तब जाके उसको वो हुआ। इसी तरह एक और ग्रेजुएट स्टूडेंट था फिजियोलॉजी का, जैक नाम का, जो कि बहुत साल कल्ट में रहा। तो फिर उसने यूनिवर्सिटी में वो जो है डिसर्टेशन एडवाइजर था, को मिलने गया एक बार। तो जब वो बात कर रहा था, तो उसने कुछ आइडियाज लिखे बोर्ड पर, तो
तो फिर क्या हुआ कि वो एडवाइजर ने उसको ना वो चॉक दे दिया, उसने कहा कि तुम अपने आइडियाज लिखो। तो इसने कहा ठीक है, मैं भी अपने प्लान प्रेजेंट करने चाहता था। तो मैंने क्या किया कि प्रोफेसर के शब्दों के आगे गोला लगा दिया, जैसे कि कोई बच्चा करता है। और मुझे लगा कि ये तो कमांड दे रहा है। और अ, और उसने क्या किया कि एक लाइन बना दी, जो अ, जो आइडियाज लिखे थे बोर्ड में। और फिर इसको बड़ी शर्म आई कि इसने ऐसा काम किया। मतलब उसका दिमाग चलना बंद हो गया, जबकि वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था और वापस अपने एडवाइजर को मिलने गया था, और एडवाइजर ने कहा कि तुम अपना प्लान बताओ। तो इसने उसके लिखे हुए प्लान को टीचर के गोला लगा दिया और एक लाइन बना दी, बस यही है। मतलब उसको जैसे बच्चे करते हैं ना, तो अब आप देखो कि जो ये लोग निकलते हैं कल्ट से, तो इनका दिमाग बच्चे जैसा हो जाता है। ये सोचने की शक्ति इनकी खत्म हो जाती है। जबकि वो ग्रेजुएट था, वो तुम्हें लगे कि ये पढ़ा लिखा है, ये कैसे ऐसा काम कर सकता है, पर उसने भी ऐसे ही किया। और ग्रुप डिस्कशंस में वो लड़का जो है फ्लोट ऑफ हो जाता था। मतलब कि कंसंट्रेशन उसका खत्म हो जाता था, ऐसा लगता था कि ये यहाँ बैठा है लेकिन इसका दिमाग कहीं और चला गया है। और फिर वो जो है कंसंट्रेट करने में और जो प्रैक्टिकल चीजें बताने में उसको प्रॉब्लम आती थी। और तो बहुत समय तक अगर आप कल्ट का जार्गन, यानी ये जो अपनी उल्टी या मुरली सुनाते रहते हैं, तो वो बहुत देर तक रिसाइट करने से एक तरह का उसके अंदर स्पेस आ गया था। और बहुत सारा मेडिकल इसमें लिखा हुआ है, मैं पता नहीं आपको बताऊं कि नहीं, कि बहुत सारे एपिसोड जो हैं उसमें डुप्लीकेट हो गई कंडीशंस, और वो मेडिटेशन या जैसे लेक्चर्स में कल्ट डेज में। और वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था, और लोगों को लगने लगा ये तो पागल हो जाएगा, और वो तो उसका फ्लोटिंग कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अम, तो वो क्या करता था, बातचीत में बड़ी जो है कॉस्मिक टर्म्स इंक्लूड करता था। जैसे जैसे ये लोग कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं कौन सा सतलोक में, या पता नहीं कौन से लोक में। तो ऐसी ऐसी नॉर्मल बातचीत के वक्त वो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करता था जो कि बिल्कुल ही कॉस्मिक है। और फिर वो लोग उसको कहते थे, भाई तुम तो बिल्कुल टॉपिक पे रहो और बिल्कुल वैसी ही बातें करो। लेकिन एक सेशन में जो है एक फ्लोटिंग इंसिडेंट को रोजमेरी नाम की एक लड़की जो है वो डिस्क्राइब कर रही थी। तो उसने कहा कि अम, वो कोई पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रही थी। तो उससे बोला गया कि भाई हमें एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या फील कर रही हो। तो फिर उसने कहा कि उसे लगा कि जैसे वो जीरोक्स मशीन यूज करते हैं, तो जो पेपर जैम हो जाता है ना, तो उसको पता नहीं कि कैसे फिक्स करें। और उसको बड़ा इनएडिक्वेट लगा, और उसको बड़ा ग्लानि हुई। और वो एकदम साइलेंट खड़ी रही, और मशीन के आगे। तो प्रेशर में उसने सारी ये स्टोरी सुनाई। कल्ट डेज में जो है अम, उसको बोला गया था कि तुम जनरलाइज करो अपनी फीलिंग्स को। तो उसके अंदर यही हैबिट बन गई थी। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका दिमाग जो है ना वो ठप हो जाता है। जहां पर सोचने की बात आती है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कल्ट के बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं, यहाँ पर आके वही वही बात लिखते रहते हैं। तुम कोई भी करते रहो सेशन, लेकिन ये अपना उल्टियां सुना के और बस वही वही रिपीट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एलिशिया नाम की एक लड़की है, फेसबुक पे मैं आजकल जो है कोई भी पोस्ट देखती हूँ ना इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम इज डाइंग करके एक ग्रुप है, उसकी मैं भी मेंबर हूँ। तो उसमें ना क्रिश्चियन और क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट में युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे को पोस्टर डाल डाल के नीचा दिखाते हैं। तो उसमें किसी की भी पोस्ट होना इस्लाम के खिलाफ, तो एलिशा नाम की एक लड़की है, उसके 4-5 सेंटेंसेस हैं। अल्लाह इज द ओनली वन, ये मोहम्मद कहीं इसका वो है। और ऐसे उसने 5 लाइनें अपनी बना रखी है। कोई भी पोस्ट होगी ना वो यही 5 लाइनें लिखेगी। अच्छा, इसके बाद मेरे को तो भाई ये बात पता नहीं थी, तो मैंने एक बार उससे बातचीत शुरू करी। तो मैंने उससे कुछ लिखा,
तो उस पता है जवाब में उसने क्या लिखा? वही 5 लाइनें हैं। तो मुझे समझ नहीं आया ये पढ़ भी रही है मेरा कंटेंट, मतलब मैंने उसका कुछ आंसर किया, उसका उसने आंसर ही नहीं किया। उसने वापस वो 5 लाइनें लिख दी, फिर वापस लिख दी। मैं बहुत साल पहले जब कनाडा आई थी, अब से 20-25 साल पहले, तो मैं एक बार ग्रोसरी स्टोर में गई, तो किसी ने बोला, एंड इज दैट ऑल, यू थैंक यू फॉर डूइंग बिजनेस विद अस, और उसने 3-4 लाइनें ऐसी बोली, और हैव अ नाइस डे। तो मैंने उसको ना बीच में रोक दिया, मैंने कहा कि नो वी डोंट वांट दिस। तो उसने बोला कि वुड यू लाइक टू हैव दिस, और ये वो, और पता नहीं, मैंने बीच में उसको रोक दिया, तो फिर उसने दोबारा से वो 5 लाइनें बोली। फिर मैंने सोचा कि ये ऐसी बोल रही है, इसको क्या जरूरत है, ये पहले ही मुझे सुना चुकी है 3 लाइनें, अब 2 ही तो इसको बोलनी थी। तो इसने दोबारा से फिर से 5 लाइनें बोली, फिर से 5 लाइनें बोली। मैंने उसको टेस्ट करने के लिए 2-3 बार मैं भी वो थी, मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो मैंने बीच में उसको टोक दिया, तो फिर उसने दोबारा से वो 5 जो लाइनें बोल दी थी, उसको दोबारा से बोला, जैसे कि वो पूरा सेट एक साथ बोलती थी। अगर बीच में आप उसको टोक दो, तो जो लाइनें आपने बोली हैं उसको वहां से स्टार्ट नहीं करती, बल्कि वो शुरू से फिर से वो टेप रिकॉर्डर बोलती थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था ये बात, पर अब सब समझ में आ रहा है इतने साल बाद। पर मैंने वहां पे तब ये देखा था। और ये एलिशा लड़की, ये भी आप देखना, इस्लाम इज डाइंग में जाकर ग्रुप में देखना, ये पोस्ट करती है, वही 5 लाइनें लिखती रहती है, वही, चाहे आप कुछ भी कर लो इससे बातचीत, वो वही लिखती है। नॉटी गर्ल जी, वो स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि उससे तो काली आंख के नीचे काला हो जाता है। ये जो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं ना, सारा सारा दिन मुरली पढ़ना, बड़ी बड़ी बातें करना कि वहां उस लोक में जाएंगे, लाल बत्ती, ये वो पता नहीं क्या क्या ये करते रहते हैं, और सारा सारा दिन फिर बाबा के गाने चलते रहते हैं, फिर कुछ और, तो सारा फिर किसी लीडर की बात सुनते रहो, मतलब सारा दिन ये उसी ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में रहते हैं, माइंडफुलनेस में नहीं रहते। इस वजह से जो है ना, इनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है कंसंट्रेशन की। आपको पता है, मैंने अपनी, पहले मुझे थोड़ी सी फोकस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने वीडियो गेम्स खेल खेल के वो प्रॉब्लम ठीक कर ली। जैसे अगर आप गेम्स खेलते हैं ना, जैसे कोई भी वीडियो का छोटा सा गेम निकाल के, अगर आप मेंटल ऐसे गेम्स आते हैं छोटे वाले, या फिर स्क्रैबल वगैरह, तो आप वो थोड़ा सा खेलिए, तो आपके मेंटल जो फोकस है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी काट मैंने सोची, ये इसने नहीं लिखा, ये मैं अपने मन से बता रही हूँ। तो फिर क्या है कि तो ये लोग जो है ना, मैं बता रही थी, तो ये रोजमेरी जो है ना, जैसे जैसे प्रिंटर के अंदर पेपर जैम हो जाता है ना, तो ऐसे इनके अंदर जो है ना, वो जैम हो जाता है। बस इसके बाद ये नहीं निकल सकते, एकदम वैसे ही खड़ी रह गई है। फिर बाद में इसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो जो लोग ये फ्लोटिंग में होते हैं, तो इनको फ्लैशबैक्स होते रहते हैं। इनको नहीं पता कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, और ये धीरे धीरे करके इनके ऊपर विजय पाई जा सकती है। और ये लोग, जो लोग बहुत समय से फ्लोट कर रहे हैं, जैसे 2 साल से, और उनको जो है बहुत सिवियर डिप्रेशन रहता है, और वो कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं। और इनको बहुत सारे साइंस होते हैं इसी तरह के, पैथोलॉजी के। तो ये मार्गरेट ट्री सिंगर की जो नेक्स्ट वाला, हाँ, वो है पॉइंट, उसमें आती हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, ब्लरिंग ऑफ मेंटल एक्यूटी। तो बहुत सारे जो कल्ट के वेटरन्स हैं, जो कि ना तो बहुत डिस्टर्ब्ड है, ना ही वो कॉम्पिटेंट है, मतलब एवरेज हैं, तो उन्होंने फिर भी रिपोर्ट किया है कि कुछ कॉग्निटिव इनएफिशिएंसीज हैं, और कुछ चेंजेस जो उनके अंदर आए हैं। जो लोग कल्ट से बाहर गए हैं, वो लोग वर्ड फॉर्मेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, और मतलब वो कुछ शब्द फॉर्म नहीं कर पाते हैं। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो शब्द नहीं बोल पाते हैं,
फॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनकी ब्लरिंग हो जाती है मेंटल एक्यूटी की। ये मार्गरेट, ये मैंने फोर्थ पॉइंट नहीं लिखा, मतलब नंबर 4 नहीं दिया, एक सेकेंड। एक तो स्ट्रीम यार्ड इसको सपोर्ट नहीं करता ना, मैं ये वाला यूज करती हूँ। हाँ, तो ये जो है ना फोर्थ पॉइंट की ब्लरिंग ऑफ मेंटल एक्यूटी, तो इनको शब्द फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम होती है। और ये जो है जो लोग कल्ट छोड़ते हैं, जैसे कि जैक जो फिजियोलॉजी ग्रेजुएट है, उसने कहा अम, कि जब ये बाहर वेट करता है तो कुछ वापस आ जाता है। एक दिन इसने रियलाइज किया कि इसकी थिंकिंग जो है वो एक्सपैंड कर गई है, कि ये किसी भी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स वेज में देख सकता है। अम, कि ग्रुप ने इसको एक एक स्टेप में इसको कट ऑफ कर दिया हर चीज से, और सिंपली राइट रॉन्ग नोशन जो थे वो रखे। और मतलब कि इसने ये बात कही कि कल्ट क्या करता है, आपके अंदर से सब फीलिंग्स, सब थॉट्स, सब कुछ निकाल देता है। बस एक चीज रहे, ये गलत है, ये सही है। डाउट मत करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। बस इन दो लाइन के अलावा सब कुछ आपके जीवन में से काटता जाता है, काटता जाता है, काटता जाता है। तो वो क्या करता है कि अब तुम जो है ना, कुछ भी बहुत समय तक अगर आपको कोई मना करता रहे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बस यही सोचो, यही सोचो, यही सोचो, तो जब आप 15-20 साल तक ऐसा ही करते रहोगे, तो जैसे ही आपका माइंड कुछ सोचने लगेगा, तभी अचानक से एक बड़ी जोर का हथौड़ा पड़ेगा, ये मत सोचो, पॉजिटिव रहो, राइट है, रॉन्ग है, यही सोचो। तो यहाँ पर जो ये बीके के आते हैं मुर्गे, बोलते हैं यहाँ पर स्पाइस, कि भाई वही वही बात लिखते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग आगे सोच नहीं सकता, सोचने से पहले एक हथौड़ा आ जाता है, और वो बोलता है नहीं, रॉन्ग है, बाबा के बारे में कहना रॉन्ग है, इन ये लोग खून के आंसू रोएंगे, मतलब ये आवाजें आती रहती हैं उसके दिमाग में, और वो वही लिखता है। चाहे तुम कुछ भी तर्क करो, वो उसके दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि उसका दिमाग में एक हथौड़ा बजता है, नहीं, तुम्हें खाली राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, यही यही सुनना है, और बाकी चीजें जो है वो नहीं बोलनी। बाकी चीजें गलत और सही, गलत सही, गलत जो भी बाबा के खिलाफ बोलेगा वो गलत है, बस, और कुछ नहीं। और बाकी जो भी तुम प्रूफ दिखाओगे, वो सब प्रूफ गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, बस यही। तो ये चीज ना उनके अंदर आ जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, सिंपल जॉब्स करते हैं, क्योंकि अब वो कोई भी कॉम्पिटिटिव जॉब्स नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कोई बड़ा नर्स का काम कर रहा है, तो वो नर्स का काम करने में असमर्थ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, पीएन का काम, जैसे कोई ऑर्डर लिया ना, जैसे कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, नौकर चाकर, इस तरह का काम कर सकता है। मतलब कि बीके वाले, ये जो भी कल्ट जितने भी हैं, ये तुम्हारे मेंटल फैकल्टी सारी निकाल के, उसको काट के, खाली राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, बाबा राइट है, शिव बाबा राइट है, लेखराज राइट है, बीके राइट है, बाकी सब झूठे, बाकी सब झूठे, दुनिया झूठी। तुम्हें वहां जाना है, बाबा को प्यार करना है, पॉजिटिव सोचना है, सारा दिन यही बोलते रहते, सारा दिन यही। तो अब उनका दिमाग की क्षमता खत्म हो गई है, अब वो कोई दुनियावी कार्य कर भी नहीं सकते। अब जैसे मैं पहले सोचती थी ना कि ये लोग, इनको जॉब्स देकर ये लोग बाहर सोसाइटी में सेटल हो जाएं, तो ये नहीं हो सकते सेटल, क्योंकि इनका दिमाग जो है उस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखता है। जैसे ही ये कुछ सोचते हैं, तो दिमाग पे हथौड़ा बजता है कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, पॉजिटिव सोचो, ये वही बातें बजने लगती हैं। और ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जॉब कर नहीं सकते हैं, जाम हो जाता है इनका ब्रेन। तो ये खाली नौकर ही बन सकते हैं, जिस चीज में कोई भी क्षमता हो वो ये काम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है, एक मिनट मैं ऐड कर देती हूँ,
मैं किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं ये खत्म कर दूंगी बोलना तभी पढ़ूंगी। अनक्रिटिकल पैसिविटी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये साइकोलॉजी टुडे में जो आर्टिकल है डॉक्टर मार्गरेट सिंगर का, उनके रिसर्च पर बेस्ड हैं। और आर्टिकल जो है वो जनवरी 1979 का है, और उसी में से मैंने ये शोध जो है उनका निकाला, उसी का मैं शोध समझा रही हूँ। तो अनक्रिटिकल पैसिविटी में क्या है कि बहुत सारे लोग जो कल्ट छोड़ते हैं, हर हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा कि वो सुनते हैं। अ, जो उनकी प्री कल्ट स्किल्स थी, और जो कि इवैल्यूएशन और क्रिटिसाइजिंग में, मतलब वो कुछ भी लिसन करेंगे और जज नहीं करेंगे, खाली वो सुनते हैं, बिलीव करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। सिंपल रिमार्क्स जो भी फ्रेंड्स के, डेट्स के, कोवर्कर्स के, रूममेट्स का, उनको वो कमांड समझते हैं। अम, जैसे कि किसी ने उनको बिड भी नहीं किया हो, या फिर गलत भी समझा हो, लेकिन जो है वो रिमार्क्स को कमांड की तरह मानते हैं। जैसे एक स्त्री जो है वो आधी रात को उठ गई, और टेलीफोन कमांड पे को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक स्ट्रेंजर के लिए, अम, कि मैंने अपने फादर की कार को बोरो किया कि मैं 65 किलोमीटर जो है कंट्री में जाऊं ड्राइव करके, और इस आदमी की मदद करूं जिसे मैं एक बार मिली थी कॉफी हाउस में, ताकि मैं कुछ चुराया हुआ सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकूं। क्योंकि उसने बहुत ही स्ट्रोंग और अथॉरिटेटिव वे में मुझे बोला फोन पर, तो मुझे नहीं समझ में आया, और मैं कैसे इन लोगों पर ओबे करती हूँ। यानी कि किसी ने उससे अथॉरिटेटिव वे में बोला, यानी इनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई है कि कोई इनसे अथॉरिटेटिव वे में बोले तो ये उसको ओबे करने लगते हैं, चाहे वो चोरी का ही सामान क्यों ना हो। तो जब ये बिहेवियर ग्रुप सेशन इनके होते हैं साइकोलॉजिस्ट के, तो इनका ग्रुप सेशन हुआ, तो इन्होंने बहुत सारे ये इस तरह के इंजंक्शंस और डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स डिस्कस करे कि भाई सालों और महीनों रहने के बाद जो है, तो ये सरेंडरिंग ऑफ माइंड ये करते हैं। सरेंडर योर माइंड, एक्सेप्ट, मेल्ट एंड फ्लो विद इट। तो एक लड़की है जॉन करके, उसने कहा कि जब उसने कल्ट ज्वाइन किया, उससे पहले वो एक बड़ी रेडिकल फेमिनिस्ट ग्रुप में थी, पॉलिटिकल रेडिकल थी, और सिस्टम को ओवरथ्रो करने का प्लान कर रही थी। 3 महीने में उन्होंने उसको रिसाइकल कर दिया, और वो सबको ओबे करने लग गई। पहले तो वो कहाँ लीड कर रही थी रिबेल, और अब वो सबकी गुलामी करने लगी। तो अब उसकी टेंडेंसी हो गई कि वो हर किसी को ओबे करती थी। तो जैसे वो कुत्ते को बोलते हैं ना, बॉल फेंक के ला, फेच फेच, बस ये बीके वाले उसी तरह के बन गए हैं, कि इनको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि बॉल फेंको, गो कैच फेच, फेच फॉर मी टॉमी फेच। तो बस ये टॉमी फेच वाले स्टेट पे हैं। और कोई भी इसको इस तरह की इसकी वो बना दी है, टॉमी फेच वाली। तो ये कल्ट इस तरह का माइंड करते हैं। ये है अनक्रिटिकल पैसिविटी। अगला चलते हैं। अगला है फियर ऑफ द कल्ट, यानी कि कल्ट से डरना। तो कल्ट से डरना, इसमें बहुत सारे ग्रुप के जो है ग्रुप्स ने बहुत मेहनत करी कि डिफेक्शंस को प्रिवेंट करें। अम, बहुत सारे एक्स मेंबर्स हैं, वो बताते हैं कि भाई उनके ऊपर, उनके पितरों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर बहुत सारा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कर्सेस आ जाएंगे। जैसे ये लोग बोलते हैं ना, खून के आंसू तुम रोगे,
बहुत सारे वेटरन्स जो हैं उनको इस कल्ट का डॉक्ट्रिन में वो अभी भी विश्वास करते हैं, और उनको लगता है कि वो इसका बर्डन बियर कर रहे हैं। मतलब उनको अभी भी लगता है कि ये जो उन्होंने अपराध किया है इस कल्ट को छोड़ने का, तो इसका वो अकेले अपने पितरों और सबकी तरफ से वो भार उठा रहे हैं। जब मेंबर्स छोड़ते हैं तो उनको हैरेस किया जाता है कि वो वापस आए। कई लोगों को फोर्सफुली भी वापस लिया जाता है, जैसे इस्लाम वगैरह में। क्योंकि इस्लाम में आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है, और में आपको बताना पड़ता है कि किस वजह से आप इस्लाम छोड़ना चाहते हो। फिर इनके उस डॉक्ट्रिन में ये भी लिखा है आप कोई भी झूठ बोल सकते हो उस समय उसको इस्लाम में वापस लाने के लिए। तो 3 दिन के अंदर अगर वो नहीं इस्लाम में आता है तो उसका जो है वो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो ये है। तो कई लोग फोर्स भी लगाते हैं और ये देख लो, ये मीता जिससे हमने कल बात की थी, इसके 2 कदम पे ब्रह्म कुमारियां खड़ी रहती हैं रास्ते में, और वो बेचारी कहीं भी जाती है तो उसको रास्ते में बोलती हैं कि अम, उसको बोलती है तू वापस आ, तू वापस आ। तो मतलब ये इस तरह से फियर क्रिएट करती हैं। और बहुत सारे जो कल्ट छोड़ते हैं वो फिर अपने फोन नंबर जो है वो अनलिस्ट करा देते हैं, या फिर वो वहां से चले जाते हैं। कई लोग अपना नाम बदल के जो है कहीं और रहने लगते हैं, क्योंकि इतना डर होता है इनको। और क्यों इनको डर होता है? अब आप ये कहेंगे कि कई लोगों को तो सबको तो नहीं धमकाया गया था, तो इनके अंदर क्यों इतना है? क्योंकि जब ये कल्ट में थे तो इनको याद है कि इनको कितना ह्यूमिलिएट करा गया था। क्योंकि ये जो कल्ट वाले हैं, जब आप कल्ट में होते हो तो आपको सबके सामने पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इनको वो सारे इंसिडेंट्स इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं करे, पर इनको तो पता है। तो इनको वो चीजें याद हैं जब इनको जो है वो बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था। जैसे ही इन्होंने जो है कोई भी कार्य जो है अपने मन से किया तो इनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। उषा जी बताती हैं कि ब्रह्म कुमारियां बहुत जोर से डांटती हैं और बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, और तुम्हारे से बात करना छोड़ दे, ये सब इस तरह के बहुत सारे ये प्रपंच करती हैं। तो यहाँ पर ये बताती है मार्गरेट, डॉक्टर मार्गरेट की कैथी नाम की एक लड़की थी। वो ग्रुप में 5 साल से ऊपर थी। तो उसने कहा कुछ ओल्डर मेंबर्स थे, वो मेरी स्पिरिट को क्रश कर देते थे। और जब मैं डिप्रेस्ड होती थी और जब मैं कोई फंड रेज या रिक्रूटमेंट नहीं कर पाती थी, यानी नए मुर्गे नहीं फंसा पाते ये, तो फिर उनको बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, और फिर ये कुछ खा नहीं पाती थी, न सो पाती थी, ये वीक हो गई, इनइफेक्टिव हो गई। तो इसका लीडर इसको आया और बहुत जोर से इस पे चिल्ला के बोला तुम तो बहुत रिबेलियस हो, मैं तुम्हारी स्पिरिट को ब्रेक करूंगा, तुम बहुत स्ट्रांग विल्ड हो। और फिर उन्होंने इसको जो है क्रॉल करवाया उनके पैरों तक। और जब मैं ये सोचती है कि कैसे वो सुसाइड करने का भी सोच रही थी, और बहुत समय बाद तक वो कोई काम नहीं कर पाई सिवाय इसके कि कुकिंग में थोड़ी हेल्प कर दे। और अब इसको वापस से ये सब चीजें याद आती है तो उसको बहुत डर लगता है। क्योंकि जब ये लोग कल्ट में होते हैं तो ये इनको इतना डरा डरा देते हैं कि जब ये कल्ट छोड़ते भी हैं तो इनको सब बातें याद होती हैं, इसलिए ये डरते हैं। और बहुत सारे जो हैं वो कल्ट के मेंबर्स हैं, उनके कोई ना कोई स्पाउस या बच्चे जो हैं कल्ट में रह गए हैं। और अगर वो यहाँ पर छोड़ेंगे कुछ तो उनका जो है वो रिस्क रहता है, तो कि भाई कस्टडी का वगैरह वगैरह का। आपको पता है कि वो जो 70 साल की लेडी थी, एक सेकंड में पर्दा लगा दूं। जो 70 साल की लेडी थी ना, एक जो आना चाहती थी, तो उसने जो है ना ये कहा कि संगीता नाम की जो लड़की उसको उनको लाने वाली थी, वो मुझसे कहती है मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहती। जबकि वो तो बीके में थी भी नहीं संगीता, वो तो बूढ़ी लेडी थी खाली जो उसमें थी, और संगीता उसकी पड़ोसन थी। तो ये लोग ऐसे हैं।
जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने कल्ट में जाकर और स्टोरी लेने की कोशिश की है, उन्होंने थोड़े दिन वहां रहे हैं, उनको बहुत कंपैशन हुआ जो उनसे, जो कि रियल रिक्रूट्स हैं जो पीछे रह गए। एक डाना गोस्नी था जो कि रेडवुड सिटी ट्रिब्यून का था। उसने ये लिखा कि उसको 3.5 घंटे लगे उस बंदे को बाहर निकालने के लिए। जब उसने अनाउंस कर दिया कि वो जाना चाहता है, उसको परमिशन नहीं दी गई कि तुम जा सकते हो। उसने बहुत वहां पे अनुनय विनय की, तो उसको बोला गया कि फोन काम नहीं करता और उसको राइड नहीं मिल सकती। फिर उसने कहा अम, तो उसको, जब वो गेट तक गया तो उसको लगा कि वो एकदम से उसको ऐसी सेंसेशन हुई कि वो तो गिर जाएगा और वो निकल नहीं पाएगा। और उसके बाद उसके स्टमक में बहुत देर तक गुड़गुड़ होने लगी और उसके उल्टी आने लगी और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। और मतलब इस तरह से फीलिंग होने लगी। यानी ये कुछ खिलाते हैं, कुछ करते हैं कि जो बंदा जिसने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसके साथ ये होने लगा। मैं आपको ना ये सारा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सब लोगों का ट्रॉमा और इनका ट्रॉमा फ़र्क है, और आपको जो है इनका ट्रॉमा समझना चाहिए कि ये लोग किस चीज़ से गुज़र रहे हैं और क्या इनकी मेंटालिटी है। तो जो रिपोर्टर है उसको भी उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, कल्ट का बहुत बड़ा फ़ियर है। अगला पॉइंट है फिश बोल इफेक्ट। एक मिनट। तो फिश बोल इफेक्ट 7वां पॉइंट है। इसमें क्या है कि जो लोग कल्ट में बहुत समय रहे, अम, उनको हर वक़्त अपने फैमिली और फ्रेंड्स को वॉच करना पड़ता है, ताकि देखें कोई भी अलर्ट की, कोई भी रियल लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ हों तो जो है उस पर्सन को वापस भेज दें। माइल्ड डिसोसिएशन, डीप प्रीऑक्यूपेशन, जो टेम्परेरी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस है, और कोई भी पॉजिटिव टॉक जो कि कल्ट डेज़ में है, वो अलार्म कॉज़ करती है जो फॉर्मर मेंबर की फैमिली है। एक्स मेंबर इसको सेंस करता है, पर इनको समझ में नहीं आता कि इस डिस्कशन पर कैसे बात करें। जो नए एक्वेंटेंसेस हैं या पुराने मित्र हैं, वो भी एक्स कल्टिस्ट की फीलिंग को जो है ट्रिगर कर देते हैं, और लोग स्टेयर करते हैं, वंडर करते हैं कि उसने ऐसा ग्रुप जॉइन ही क्यों किया। लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। हमारे डिस्कशन में जो बहुत सारे एक्स मेंबर्स हैं, उन्होंने बताया कि वो कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशन से। तो वो कहते हैं भई हम तो करंट कन्वर्सेशन पर ही फ़ोकस करते हैं, जब तक कि जो स्क्रूटनी है वो ग्रेजुअली फेड ना हो जाए। तो जो भी वापस आता है वो हमेशा जो है पॉज़िटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्ट एक्सपीरियंस पे बात करता है। क्योंकि लोगों से नेगेटिव बात करने से उनका खुद का ट्रिगर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ सविता जी आती हैं, हिमांशु जी आते हैं, तो ये लोग तो ज़्यादातर कुछ बातों में डिफेंड भी करते हैं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। ये भी मैं बताऊँगी कि आपको पता है स्टॉकहोम सिंड्रोम ये है कि जब कोई, जैसे कोई किडनैपर है, किसी को किडनैप कर ले, तो धी काफ़ी टाइम तक वो किडनैपर, किडनैपी साथ-साथ रहते हैं, तो एक लगाव-सा हो जाता है। तो हालाँकि उसने गलत काम किया किडनैपर में, फिर भी जब इसको छुड़ाते हैं, तो ये उसको डिफेंड करते हैं। तो अब हमारी जो सविता जी हैं और जो हिमांशु जी हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं थोड़े-थोड़े। सॉरी अगर वो बुरा माने, लेकिन मेरा मैं सच बोलने से नहीं पीछे हटती। हालाँकि वो ये बात नहीं मानेंगे। वो सोचते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं, हम कोई ना, तो हम तो जो गलत चीज़ है उसको गलत बोल रहे हैं, सही को सही बोल रहे हैं।
लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो किस प्रकार से डिपेंड कर रहे होते हैं, ये अगला बंदा ही जानता है। खैर, इस पे वापस आते हैं। फिश बोल जो है वो ये है कि लोग जो है ना वो पॉजिटिव बात ही करना चाहते हैं, नहीं तो वो खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं। अम, तो बस ये फिश बोल इफेक्ट यही है कि ये वो पुरानी बातें नहीं करना चाहते, जो बुरी हैं। तो फिश बोल इफेक्ट का मतलब, जैसे फिश होती है ना, उसके अंदर कांटे बहुत तरह के होते हैं। जैसे एक आदमी था, वो चर्च में बहुत समय तक रहा, तो कई लोग जो चर्च के अगेंस्ट थे, बाद में उसने चर्च छोड़ भी दिया, वो बाहर खड़ा होकर बेचता था, तो कोई उसको आता ही नहीं था उससे खरीदने, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो भैया चर्च से आया है। तो उसको बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया। तो अब जब वो कहीं भी जाता है, तो जब वो वापस गया, तो उसको बड़ा डर लगता था कि और कौन से तरीकों में मुझे रिजेक्ट किया जाएगा। जो एक जगह इस चीज में रिजेक्ट हुआ है, वो बहुत सारी चीजों में और रिजेक्ट होगा, ऐसा डर उनके मन में होता है। अगला पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। 8वां पॉइंट है एगनीज ऑफ एक्सप्लेनिंग। क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है ये किसी को बताना, जिसको कल्ट के बारे में नहीं पता है कि क्यों ज्वाइन किया गया। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या सटलिटी थी, पावर क्या था रिक्रूटमेंट का, और कैसे उनको परसुएड किया, इंडोक्ट्रिनेट कैसे किया। और बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना कि कैसे जो है हम वापस चले नहीं गए छोड़कर इस कल्ट को। और कई लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे साथ तो इतना कुछ हो गया, तो तुम गए क्यों नहीं पहले छोड़कर। तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत तरह का साइकोलॉजिकल कोर्शन होता है, कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं। लोग जो है ना समझ नहीं पाते हैं कि ग्रुप क्या उनके दिमाग में डाल देता है, कि कैसे वो उनकी शर्मिंदगी, उनके जरूरतों से खेलते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना हैवी होता है, जैसे कि एक ताला लगा कमरा। आप एक लॉक डोर को जो है वो अपने गुस्से में तोड़ तो सकते हो, लेकिन जो चेन लगी हुई है मेंटल, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो चेन उन्होंने लगा दी है, यानी आपने उनको निकाल तो लिया है, लेकिन अब उनका मेंटल जो चेन है, वो तोड़ने में बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये है एगनीज ऑफ एक्सप्लेनिंग। अगला पॉइंट है गिल्ट। तो गिल्ट में क्या है कि बहुत तरह की जो कल्ट एक्टिविटी होती है, वो डिसेप्शन पे बेस्ड होती है। और कल्ट के दो ही काम है, नए नए लोग फंसाओ और पैसा लाओ। ये दो काम है बस। कल्ट का जो है वो दो पर्पस है, नए लोग, ज्यादा पैसा, बस। तो वो बस यही चाहते हैं। तो डिसऑनेस्टी जो है उसको रैशनलाइज करते हैं कि भाई ये तो ग्रेटर गुड के लिए है। मतलब जैसे कोई बोलेगा ना कि आप तो दान बहुत लेते हैं किसी बीके वाले से, तो वो बोलेंगे ये तो सारे समाज के भले के लिए हम कर रहे हैं। हम जो है स्वर्ग बना रहे हैं, इससे तो सब लोगों का भला होगा। मतलब एक दो लोगों की जेब कट गई तो क्या हो गया, इतने सारे लोगों का भला होगा। तो ये ऐसा रैशनल देते हैं। एक लड़की ने कहा कि नए रिक्रूट जो होते हैं उनका ये लोग मेल जो है पढ़ते हैं, ताकि उनको कोई जो है वो और न ले जाए, या कोई उनको इनकी सच्चाई न बता दे। और फ़ोन कॉल्स जो हैं उनको मिलने नहीं देते। जो नए-नए कल्ट में आए हैं उनको फ़ोन कॉल नहीं रिसीव करने देते। जैसे अगर उनकी फैमिली उनको फ़ोन करे, तो ये उनका फ़ोन ही नहीं देते उनको।
और ना ही उनको कोई चिट्ठी लिख सकता है, ये उनकी चिट्ठी भी पढ़ते हैं हर एक। उषा जी भी बता रही थी कि कोई अगर किसी की चिट्ठी आती है तो ये पढ़ के देते हैं। ये मतलब आपको आपको कोई फैमिली मेंबर चुपचाप चिट्ठी नहीं लिख सकता। ये उसकी चिट्ठी खोल के पढ़ेंगे और जब ये समझेंगे कि आपको दी जानी चाहिए तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग जो है ना उसमें से कोड वगैरह भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि किसी ने कोई सिंबॉलिकली तो नहीं कुछ लिख दिया है। तो इतने ये लोग तेज हैं। और ये जो है ना, और उनके पेरेंट्स को भी झूठ बोलते हैं कि उनको नहीं पता कि अ, वो लोग कहाँ हैं और उनको फ़ोन किया गया कि नहीं। और स्ट्रीट पर भी जो है वो जो लोग पैसा देते हैं उनसे भी जब ये फंड रेज़ करते हैं तो झूठ बोलते हैं। और एक लड़की ने जो फंड रेज़ करी थी उसने कहा कि मेरे अंदर कुछ था जो सर्वाइव करना चाहता था, वो जीवित रहना चाहती थी, वो देना चाहती थी, वो ऑनेस्ट होना चाहती थी। और उसे लगा कि वो तो ऑनेस्ट नहीं है जब वो ग्रुप में है। तो पता नहीं इन लोगों ने मुझे कैसे विश्वास दिला दिया कि यही सही है ऐसा करना। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सही है कि नहीं, बस मैं तो करती रही क्योंकि इतना समय कम रह गया था इस दुनिया को बचाने के लिए। जैसा कि ये लोग बोलते हैं ना, ये दुनिया को बचाने का समय तो बहुत कम है। इन्होंने अपने गॉडलीवुड बैंक जो बनाया उसमें कहा ना कि भई ये तो 5000 साल बाद ये समय आएगा, अभी देना है तो दे दो, जितना भी माल-मत्ता तुम्हारे पास है अभी दे दो। क्योंकि इसके बाद ये मौका नहीं आएगा 5000 साल तक। तो ये एक तरीका है इनका। तो ये जो है ये आपको जो है झूठ बोलते हैं, आपकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, आपको फ़ोन कॉल जो है बताते नहीं हैं आपके कोई रिश्तेदार कॉल करे तो। और ऑनेस्ट नहीं है, जो लोगों से सड़क पे पैसा लेते हैं उनको भी झूठ-झूठ बोलते हैं। और उस लड़की ने कहा कि पर्सनल कॉन्शियस जो है लोगों की उस पर डिपेंड करता है कि बाद में जब ये छोड़ते हैं तब इनको बड़ा रिमोर्स होता है कि जो झूठ इन्होंने बोले थे जब ये कल्ट में थे। तो उसका एहसास जो है कल्ट छोड़ने के बाद होता है इन लोगों को। अगला पॉइंट चलते हैं, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करती हूँ। अरे 10वां पॉइंट इसमें लिखा नहीं आया, तो एक और चीज़ यहाँ से हटानी पड़ेगी। रुकिए, 10वां पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट एक और बैनर क्रिएट करती हूँ। एक इतने ही शब्द होते हैं ना देते हैं एक बैनर में। तो 10वां पॉइंट है हमारा कि एल्ट्रुइज़्म है। पता है एल्ट्रुइज़्म क्या होती है? कि जब हम अ, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए करना, उसको एल्ट्रुइज़्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो एल्ट्रुइज़्म के बारे में क्या परप्लेक्सिटी है कि अ, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो एल्ट्रुइज़्म करें और वो किसी ग्रुप का मैनिपुलेशन का शिकार ना हो जाएँ, लेकिन वो अपनी एनर्जी है वो वर्क के लिए दें और अपना एल्ट्रुइस्टिक हों। बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं कि वो ग्रुपी ना हो जाएँ और फिर वो डिफेंसलेस ना हो जाएँ और ऐसे कंट्रोलिंग ऑर्गनाइज़ेशन के चंगुल में ना फँस जाएँ। और बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं एफ़िलिएशंस की ज़रूरत समझते हैं कि भई हमें एफ़िलिएट होना चाहिए, कि क्योंकि बड़े ग्रुप जो हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और वो सोचते हैं कि कैसे हम रिलिजियस, सोशल, फिलैंथ्रोपिक, सर्विस ओरिएंटेड, साइकोलॉजिकल जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशंस में को सिलेक्ट करें और हम अपने बॉस भी रहें। और ये ग्रुप कॉन्सेंसस जो है वो कॉशन एडवाइस करता है कि किसी भी ग्रुप को जो है जॉइन करो। और कि भई इससे तो अच्छा हम प्योरली सोशल वर्क करें या स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी करें। तो ये अल्ट्रुइज़्म के बारे में इनको इनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाती हैं इनके दिमाग में। क्योंकि कोई भी ग्रुप से अटैच होंगे तो वो ग्रुप जो है ना अपना काम करता है। अब जैसे-जैसे क्रिश्चियंस हैं, ये भी लोग कहते हैं ना कि हम पूरे दुनिया में ये सब लोगों से सैलरी का 10% लेते हैं। लेकिन जब ये अपना पैसा खर्चने पे आते हैं तो इनका बजट होता है कि नए लोग जो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं उन पे खर्चते हैं ये। ये परोपकार के लिए नहीं खर्चते हैं। तो ब्रह्म कुमारी वालों ने कभी किसी पे खर्चा है? नहीं। वो किस पे खर्चा है उन्होंने? जो इंडोनेशिया में सुनामी आया था तो उसमें जो मुसलमान थे उनके लिए खर्चा है। बाकियों के लिए बोलते हैं मत करो।
अच्छा, अगला पॉइंट आते हैं पैसा। इतनी देर हो गई, 1 घंटा 14 मिनट हो गए, तो मैं इसको ना बहुत लंबा नहीं करना चाहती। तो 11वां पॉइंट है पैसा। तो सबसे ज्यादा इनका जो कल्ट के मेंबर्स का जो है ना एक्सपीरियंस पैसे का होता है। बहुत सारे कल्ट मेंबर्स का काम ही होता है फंड रेजिंग। स्ट्रीट्स पे आपने देखा हो, चाहे वो बाइबल बेच रहे हो, चाहे वो कुरान का वो बता रहे हो, चाहे वो कहीं और गाजा के नाम पे मांग रहे हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारियां हैं कह रही हो अंगूठियां मांग रही हो सोने की। बहुत सारे कल्ट जो है असाइन करते हैं कोटा, $100 से $150 डेली का। और आपने देखा होगा ये मधुबन में भी जो है ना, वो सारे सेंटर्स को एक इतने लाख रुपए जमा करने ही होते हैं। इसीलिए जब नए नए मेंबर्स आते हैं तो ये आपस में सेंटर वाले लड़ते हैं कि ये नया मेंबर हमारे सेंटर में आए, क्योंकि ये पैसा देगा तो हमारे सेंटर को फिर पर पर्सन कम देना पड़ेगा, क्योंकि इनको इतना देना ही पड़ता है। जो सेंटर पे रहते हैं उनको इतना इतना डोनेशन करके इतना निकाल के देना ही पड़ता है मधुबन को। तो फिर अब जब नए ज्यादा रिक्रूट होंगे मेंबर, तो फिर सब में डिवीजन कम हो जाएगा ना। जैसे 10 लोग 100-100 रुपए दे रहे हैं, तो अब मैं तो एक एग्जांपल बता रही हूँ, 1000-1000 दे रहे हैं, मान लो 10 लोग 1000-1000 दे रहे हैं। अगर 2 लोग और आ गए तो फिर हमें खाली 800-800 ही देने पड़ेंगे, इस तरह से। तो जो स्किलफुल और डेडिकेटेड सॉलिसिटर्स हैं, जैसे शिवानी है, तो उस वो तो ज्यादा ज्यादा पैसा ला सकती है एक एक दिन में। तो एक बंदे ने ये भी क्लेम किया कि उसने $30,000 एक मंथ में जो है वो रेस कर लिए, खाली फूल बेच के। और एक ने 69,000 9 महीने में जो है वो रेस कर लिए। एक ने कोर्ट में गवाही देकर $250,000 जो है वो कैंडी बेच के और 3 साल के अंदर कर लिए। तो ये मनी जो है ये इनका मेन वो है, पैसा और नए लोग। बस यही कल्ट का वो है ध्येय एक्चुअल में, जो एक्चुअल इनका वो है मोटिव है। 12वां पॉइंट है एलीट नो मोर। और ये लोग बोलते हैं कि उन्हें पता है जो है वो कैसे दुनिया बचाएंगे। मतलब जैसे ये ब्रह्म कुमारियां हैं, इन्होंने ठेका ले रखा है। मतलब इनके अंदर ज्ञान है कि सारी दुनिया में कैसे विनाश होगा, कौन लोग बचेंगे, कौन लोग मारे जाएंगे, कौन क्या है, वो इन्हीं को पता है। मतलब दूसरा अगर हम कोई और ग्रुप आ जाए और वो बोले कि उनको पता है, तो उनका ज्ञान सही नहीं है, बस इन्हें ही पता है। इनके पास अथॉरिटी है कि पूरी दुनिया कैसे बचेगी। और एक मेंबर ने ये कहा कि अ, हम ये सोचते हैं कि हम वैनगार्ड हैं हिस्ट्री के, कि हमें जो है बुलाया गया है कि हम मसीहा बन जाएं इतने सारे मासेस का। और अब जब तुम्हें चूज कर लिया है तो आप अबव द लॉ है। जैसे कि आपको सदानंद तिवारी का पता है कि उसने 8 हत्याएं की, और फिर वो बोलता है कि मैं तो ना वध कर रहा हूँ, ये हत्या नहीं है, वध है। जबकि उसने जिनका हत्या करी, वो कानून में जो उसके साथ कोर्ट केस चल रहा था, उसके ऑपोजिट वाले लोगों की उसने हत्या कर दी, और कह रहा है कि मैंने तो जो है वो लोगों को बचाने के लिए वध किया है। मतलब वो ईश्वर के द्वारा जो वध है उससे अपना कंपैरिजन कर रहा है, और वो कह रहा है वो ईश्वर है, वो तत्वज्ञानी है सदानंद तिवारी ये जो है। बदमाश, इसको तो जेल में होना चाहिए, ये इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये ही हैं जो मसीहा हैं, और ये अबव द लॉ, इन पर लॉ नहीं वो काम करेगा। मतलब कि इसने 8 हत्याएं की, लेकिन ये सोचता है ये ईश्वर है और इस पर लॉ नहीं चलेगा। और ये इनकी नार्सिसिस्टिक स्टेज इतने कदर तक पहुंच गई है कि ये जो है ज्यादा वैल्यूएबल है गॉड के लिए, हिस्ट्री के लिए, फ्यूचर के लिए। और तो अम, तो यहाँ पर डॉक्टर मार्गरेट सिंगर कह रही है कि ये सारी चीजें जो है इनके सोचने का ये जो कल्ट का प्रोग्राम है, इसके बारे में समझना पड़ेगा इनको समझने के लिए।
जैसे कई लोग इसको खाली पीटीएसडी मानकर कि हाँ भाई चलो तुमको डिप्रेशन है, तुमको ये है तो ट्रीट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। जिस कल्ट में से ये व्यक्ति आया आया है, निकला है, उस कल्ट को समझना, उसकी पूरी मेरा ये गायब हो गया, मैं वापस निकल के दोबारा जॉइन करती हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तो ये लोग सोचते हैं कि अम, ये डॉक्टर मार्गरेट सिंगर ये कह रही है कि इनका जो है ना कल्ट को स्टडी करना पड़ेगा। और एक एक्स कल्ट मेंबर ने एक थेरेपिस्ट को 2 सेशंस तक देखा, इसके बाद जो है छोड़ दिया, क्योंकि थेरेपिस्ट ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वो ये क्रेजी स्टफ खुद बना रही है और लाई कर रही है। क्योंकि देखिए ये कल्ट में इनको क्या-क्या गुज़रना पड़ता है, तो आपको इनको समझने के लिए जो है कल्ट को समझना पड़ेगा। जो थेरेपिस्ट है, अगर वो तुम क्रेज़ी कोई बातें कर रहा है और वो अपने मुँह से दिखा रही है, अरे ये तो पागल हो गया है, तो फिर वो तो उस पर विश्वास नहीं कर रहा। अगर कर रही, अगर थेरेपिस्ट तुम्हारी डॉक्टर ही तुम पे विश्वास नहीं कर रही, तो फिर वो अपनी पूरी बातें खोल के नहीं बता पाएगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं तुम जीत पाओगे। तो ये मार्गरेट सिंगर ने ये जो आर्टिकल लिखा है, ये बाकी थेरेपिस्ट्स के लिए लिखा है कि वो समझें कि ये इनके मतलब जो भी कल्ट छोड़ता है उसके अंदर ये थॉट्स चलते हैं और ये उसकी मनोदशा होती है, तो आप कल्ट को स्टडी करें और उस पर अविश्वास जैसा रिएक्शन न शो करें। और बहुत सारे कल्ट मेंबर्स सोचते हैं कि वो तो पूरा जो है रिकवर नहीं कर पाएँगे। लव बॉम्बिंग जो है वो बहुत सारी और भी बातें हैं, ख़ैर ये तो रिक्रूटमेंट की बातें हैं, लव बॉम्बिंग कैसे स्टार्ट होता है, कुछ कॉस्मिक ट्रुथ्स, सिंपल आंसर्स का ल्योर भी होता है, क्यों लोग जॉइन करते हैं कल्ट, ये उसकी बातें हैं कि सिंपलिस्टिक आंसर मिलता है, प्रेशर जो है, क्योंकि देखो हमारे सनातन धर्म का तो कोई भी जान देता नहीं है, ये लोग अपन तुम्हें बड़ा अच्छी तरह बिठाल के और खाना भी खिला रहे हैं, टोली भी खिला रहे हैं, साथ में मेडिटेशन फ्री का करा रहे हैं, साथ में तुम एक बड़े हिल वाले एरिया में सुंदर जगह पर सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठ के और ऐसी-ऐसी बातें सीख रहे हो, तो तुमको तो ल्योर होगा ही। खैर, तो हमने आज ये 10 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए, मेरे ख्याल में इतने बहुत हैं। आज के लिए बहुत ओवरडोज़ हो जाएगा। वैसे भी 40 मिनट से ज़्यादा जो है साइकोलॉजी में जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और 50 मिनट का या बाद में 1 डेढ़ घंटे की क्लास मुझे नहीं सही लगता था, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी जो है ना एक टाइम फ्रेम होता है जितने तक वो अटेंशन देते हैं। तो मैं 50-40 मिनट से ज़्यादा नहीं बताना चाहिए वैसे तो मैंने ज़्यादा ही बता दिया है, 1 घंटा 22 मिनट हो गया है। तो डिप्रेशन होना, लोनलीनेस होना, डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल डिप्रेशन नहीं है, ये बहुत वैसा डिप्रेशन है कि अब जो है वो पहले एक कॉज़ के साथ थे और अब जो है वो कॉज़ नहीं रहा, पहले तो उनका मिशन होता था, अब सडनली वो बेकार हो गए हैं। लोनलीनेस हो गई है, जितने भी उनके दोस्त बने थे कल्ट्स में वो निकल गए हैं। हर वक़्त मुरली सुन-सुन के जो है उस उनका जो है अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में हर वक़्त रहते हैं, माइंडफुलनेस नहीं है। मेंटल एक्यूटी कोई भी फ़ोकस का काम नहीं कर सकते हैं। अनक्रिटिकल पैसिविटी की अम, क्या था अनक्रिटिकल पैसिविटी ये था कि अम, ओबे करते हैं। मतलब अब वो टॉमी फेच वाली बात हो गई है, बस सरेंडर करते हैं। टॉमी फैच वाली। कल्ट से बहुत घबराते हैं तो कल्ट के खिलाफ नहीं करना होना चाहते। फिश बॉल इफेक्ट ये है कि जैसे फिश के अंदर बहुत सारे कांटे हैं तो अब वो सोचते हैं एक चीज में रिजेक्ट हुए तो दूसरी चीज में भी होंगे, उसमें भी होंगे। एगनीज ऑफ एक्सप्लेनिंग, तो उसके अंदर कि लोगों को बड़ा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि किस चीज़ से वो गुज़रे। लोग कहते हैं तो फिर आपने पहले क्यों नहीं छोड़ दिया? तो उनके ऊपर जो दबाव था ये सब नहीं एक्सप्लेन कर पाते। गिल्ट बहुत है। बहुत तरह की जो शर्मिंदगी है जो उनके पास है, क्योंकि डिसेप्शन में उन्होंने क्या-क्या काम किए। एक एक्स मुस्लिम था, उसने कहा कि मैं एक व्यक्ति को मैंने जो है इस्लाम में कन्वर्ट किया, मैं आज वो मिल जाए तो मैं उसके पैर पकड़ के क्षमा माँग लूँ उससे। क्योंकि अब वो एक्स मुस्लिम खुद हो गया है,
तो तबलीगी जमात में था वो। तो इसी तरह जो लोग ये लोग खूब झूठ बोलते हैं और नए-नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, बाद बाद में जब ये कल्ट छोड़ते हैं तो इनको ये बातें याद आती हैं, हमने किससे झूठ बोला था और कैसे हमने जो है ये करा था। तो अब उनके दिमाग खुलता है जब ये बात, तब उनको बहुत पश्चाताप होता है। और 10वां पॉइंट जो है उसके लिए मैं नेक्स्ट 10वां है परप्लेक्सिटी एल्ट्रुइज्म की। तो अब इनको लगता है कि दुनिया का तो हमें भला करना ही चाहिए, पर इनको डर लगता है कि हम किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ जाएँगे तो वो लोग हमें ऐसे जो है वो हमारा फ़ायदा उठाएँगे। मनी जो है यही इनका मोटिव है, नए रिक्रूट्स मिल जाएँ, मनी मिल जाए और एलीट नो मोर, मतलब कि अ, ये कहते हैं कि यही जो है वो मसीहा है, इन्हीं को पता है खाली सेव करना और दूसरा कोई फ्यूचर बचा नहीं सकता, देश बचा नहीं सकता, बस इन्हें ही पता है कैसे जो है वो ईश्वर कौन है वो भी राज़ इन्हें ही पता है। ये सारे सत्यता ये ईश्वर समान है और इन्हें ही इनकी नॉलेज सबसे सही है और इन्हें ही करना आता है सेव। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं और सबसे पहली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि जो लोग अचानक से रोने लगते हैं, जो उनको कारण नहीं पता कि उनको क्यों रोना आ रहा है, वो यही है, डिप्रेशन का एक निशानी है रोना सडनली बिना कारण के। तो जो और मैंने ये बताया ना कि इनका दिमाग जो है ना वो एक जैसे कागज फँस जाता है ना प्रिंटर के अंदर, वैसे ही इनका दिमाग जाम हो गया है। ये बस वही-वही बोलते हैं क्योंकि टॉमी फेच वाली टॉमी फेच वो ही इनको सिखा दिया गया है टॉमी फेच, बस। वही इनको पता है। और उसके बाद कितने सारे हमने एग्ज़ाम्पल देखे, वो लड़की कोई काम नहीं कर पाती थी। शर्मिंदगी की इनको इतना कल्ट के अंदर रहते हुए इनके बहुत सारे इनके एक्सपीरियंसेस हैं जब इनको शर्मिंदा करके इनसे आज्ञा पालन करवाया गया। इनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करा गया, पर ये तुमको वो सारी बातें नहीं बताते हैं। लेकिन जब इनकी मेंटालिटी वो टॉमी फेच वाली है और दिमाग जो है वो पेपर में फँसे जैम मशीन का है, तो देखो ये जैसे हमारे यहाँ कई बीके वाले आप नोटिस करते होंगे, वो वही बात लिखते जाते हैं, जो उन्होंने रट रखी है। क्योंकि वो दिमाग उनका आगे नहीं चल सकता, वो द जैम हो गया है। वो अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, वो उनका दिमाग जैम है। बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ इससे मिला होगा और ये जो भी मैंने बोला है, ये मेरे वचन नहीं है, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स अपने में से दिए हैं, लेकिन ये डॉक्टर टी सिंगर ऐसे तो और भी लोग हैं, लेकिन मैंने उनका आर्टिकल लिया है ये और कमिंग आउट ऑफ द कल्ट्स ये आर्टिकल है साइकोलॉजी टुडे का जो जनवरी 1979 का आपको मिल जाएगा मैगज़ीन और उसमें मार्गरेट टी सिंगर पीएचडी जो है, जिन्होंने इस पर बहुत शोध किया है, मैंने उनका जो है मटेरियल बताया है जो पब्लिक डोमेन में है। तो बस मैंने कोई शुरू में कमेंट्स नहीं देखे थे, तो मैं थोड़े से देख लेती हूँ और बस आज के लिए इतना ही है। आयशा को ओसीडी था। नहीं, मोहम्मद को ओसीडी था, नॉटी गर्ल जी। हर हर महादेव, बीके शैतान जी, शिवोहम गिया जी, the point is my father never loved me. He was wrestler, blunt, angry man, used to beat me. Therefore, I've been looking for a family-like institution. जी, आप किसी भी रिटायरमेंट आप तो वैसे भी फ्रांस में हैं, तो आपको वहाँ पर कोई भी रिटायरमेंट होम मिल जाएगा, व्हिच इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि वहाँ पर डाइट के अनुसार, आपके हेल्थ के अनुसार ही डाइट वगैरह भी दी जाती है एंड एवरीबॉडी केयर्स फॉर यू। और फैमिली लाइक इंस्टीट्यूशन और फैमिली लाइक इंस्टीट्यूशन और कोई मिलेगा नहीं आपको, भारत में ही मिलेगा। अ, वो जानकारी आपको ढूँढ के मैं दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप ज़रा वेस्टर्न स्टाइल में रहना पसंद करते हैं, तो फिर फ्रांस में कोई भी अच्छा रिटायरमेंट होम देख सकते हैं आप। कॉग्निटिव इनएफिशिएंसी जी, इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफन कॉजेस ओसीडी जी, plus my brother whom I helped to become doctor, he by habit is greedy and liar. He manipulated my uneducated parents and got all properties on his name. He has 10 crore properties. I'm on the road.
हो सकता है आपके ब्रदर का जो है माइंड चेंज हो गया हो, आप उसको कांटेक्ट करिए और जो है अब जो भी उसने पास्ट में किया उसके लिए फॉरगिव कर दीजिए। कोई पैसा लेकर तो ऊपर जाएगा नहीं मर के। तो आप अपने ब्रदर को कांटेक्ट करिए और उसको जो है उसका हाल-चाल पूछिए और उसको बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, देखिए आप वो क्या कहता है। इट डज़न्ट हर्ट, आफ्टर ऑल वो आपका ब्लड है, ब्रदर है। टुडे आई हैव नथिंग ऑर्फन, आई नीड फैमिली लाइक फ्रेंड्स। तो देखिए आपने ये ग्रुप जॉइन किया तो यही फैमिली है आपकी। तो आप डेली यहाँ आते हैं तो अभी आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप अलग नहीं हैं। आप अपने आप को अलग मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। नॉटी गर्ल कह रही है बी के डिफेंडर्स जो मरूना कैमोफ्लाज करते हैं, यहाँ आकर उनमें बहुत दिमाग होता है। हाँ, वो तो है। वीना जी कह रही हैं शिवो हम जी आपकी चाइल्डहुड डिस्टर्ब थी जिसमें आपको कोई दोष नहीं था। 32 यूरोपियन फ्रेंड्स आई हैड एवर सिंस आई फेल्ट सिक थ्रू हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, देन कैंसर, इवन टुडे आई एम। ये ना यामी यहाँ पर खचर खचर कर रही है, ये अंदर आना चाहती है, एक सेकेंड। यामी, what do you want? What do you want? You want to come in? Okay. I don't have any more treats, Yummy. तो इवन टुडे आई एम। तो जो यूरोपियन फ्रेंड्स हैं ना वो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो बहुत इस तरह का उनको भी प्यार नहीं मिला होता यूरोपियन लोगों को। तो वो लोग तो राम राम बोलो यामी, राम राम। यामी, राम 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 राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम। जी। बी के डिफेंडर्स, ये तो मैंने पढ़ लिया था। टेकिंग मेडिसिन एंड हैंडीकैप्ड। जी। शिवोम जी सब लोग अपना जो है ना वो भी अच्छा है, कर्म कर्म जल्दी जल्दी कट रहे हैं। मेरे फादर को जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो कहते थे अच्छा हुआ इतने कर्म कट गए, इतने कर्म कट गए। तो ऐसा सोचिए और डिप्रेस मत होइए। देखिए हर दिन जो है हम अपने सांस ले रहे हैं तो समझिए कि ईश्वर जो है हमारे साथ हैं, तभी तो हम जिंदा हैं। हर दिन को सेलिब्रेट करिए, हम जो है आपके परिवार ही हैं। और आपकी वाइफ जो है वो चली गई क्या, गुजर गई, या आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, अगर कोई कंपेनियन ढूंढ लीजिए, सबसे बेस्ट ये है। मैं बहुत साल अकेली रही हूँ, मुझे पता है। मेरे को बड़ा डर लगता था सैटरडे संडे से, जब मैं वर्क करती थी तो मुझे बहुत बोरियत होती थी। मैंने एक बहुत बूढ़ी विमेन वुमेन से दोस्ती कर रखी थी। खैर, राम राम अर्चना जी। शिवम एट द एंड ऑफ द डे सभी अकेले होते हैं, प्रेटी मच ऑन देयर ओन। सो काइंडली स्टॉप मेकिंग। जी वीना जी। नोटी गर्ल जी, बीके वाले रोबोट्स बना देते हैं दिमाग को। Amongst 209 cousins, I'm the first to break barriers to study and went to university. You did great job, शिवम जी। आप बहुत ही जो है इतना अपने अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया। उनको कहने को हो गया उनका एक बेटा बाहर विदेश में रहता है, राइट। आत्या जी आपको भी प्रणाम। डिसीजन मेकिंग जीरो हो जाती है, बिल्कुल दिमाग जैम हो जाता है। कल्ट में ज्यादातर लोग वही लोग जाते हैं जो अब्यूज्ड होते हैं या अब्यूज्ड फील करते हैं। एक्चुअली में ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला वीना जी। ये लोग कहाँ ढूंढते हैं लोगों को जो मंदिर में जाकर ईश्वर से बोलते हैं ईश्वर मुझे ये दे दो, मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे घर में वो है। तो ये जान जाते हैं कि यहाँ पे परेशान लोग हैं, ये लोग वल्नरेबल हैं, वहीं पर उनको जाके पकड़ते हैं। बीके वालों की सच बोलने और सच एक्सेप्ट करने की औकात। बात यह है कि सच वो बोलेंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा ना, झूठ बोल के ही पैसा आएगा, बंदा फंसेगा।
शिवोम जी, प्रीति जी को लिसन करिए। जी नॉटिकल जी, धन्यवाद सोचने के लिए इतना। कल्ट में लोगों की अकल घास खाने चली जाती है। बात ये टॉमी फैच वाली पर्सनैलिटी बना देते हैं ना। जी अ, जी शिवोम गिया जी, सबको जो है ना रहमन निजमन की व्यथा मन ही राखे गोए, सुनिट ले हैं लोग सब, बांट ना ले है कोई। तो हम लोग जो है ना, आप हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो है, अगर आप चाहते हैं कि सारे लोग मिलके आपके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने, तो मैंने तो आपको बता दिया कि आप कोई रिटायरमेंट होम में चले जाइए, क्योंकि आप हैंडीकैप्ड है, वो लोग आपको लुक आफ्टर करेंगे। और कोई इकोनॉमिकल सा देख लीजिए, और अपने भाई को अप्रोच करिए सबसे पहले। इतने पैसे लेके वो कहाँ जाएगा? अगर वो ग्रीडी भी है तो हो सकता है वो चेंज हो गया हो अब तक। जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्या पता उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई हो इस बीच। बीके वाले लुच्चे टुच्चे क्रिमिनल साथ को पर भागेंगे, और सारे सनातनी उनके पीछे जूते लेकर भागेंगे। हाँ, वो दिन भी आएगा, लेकिन ये लोग बड़ा अपना भागने की फिराक में है। आपके साथ भी भगवान है शिवोम जी। जी टॉमी फेच स्टेट, बिल्कुल सही। यही मार्गरेट जी ने लिखा है। अ, सत्य वचन आत्या जी। बीके वाले दिमाग खाली करने में लगे रहते हैं, पाखंडी नंबर वन। युक्ति युक्त, हाँ, अल तकिया जिहाद। फियर एपोस्टोफोबिया। जी बीके इस्लाम, सेम सेम। A capacity to listen to others comes with experience and maturity. Life is easy for some. Everybody not born with silver spoon in mouth. तो ऐसा लगता है आपको? जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा, बचपन से। अब जाके मेरी थोड़ी-सी ईज़ हुई है, लेकिन अब तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो दूर से लगता है लोगों को कि ये खुश है, ये वैसा है, वैसा है, लेकिन सबको अपने कर्म जो है वो काटने ही पड़ते हैं। और वही है ना। और किसी कोई बाहर से खुश होता है, लेकिन उसको कोई डिजीज होती है। कोई अमीर है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम है। जो वही है ना, जिसके पास अमरूद है उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत है उस पे अमरूद नहीं है। एक पुराना गाना है मुकेश के द्वारा गया हुआ, दिल ढूंढता है सहारे सहारे। कल्ट्स में लोग सहारे ढूंढते हैं, लेकिन कल्ट इज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल हु हैव लॉट ऑफ इंट्रा साइकिक इश्यूज, ह्यूमिलिएशन, सोशल एंजाइटी एंड फियर, एपोस्टोफोबिया। जिन लोगों को खुद ही इंट्रा साइकिक इश्यूज हैं, उन लोगों के पास देने के लिए साइकिक इश्यूज ही होते हैं। उनका मोटिव तो खाली पैसा लेना है। कल्ट के ऊपर एक सॉन्ग है। जी बताएं नोटिगल जी, भारत कल्ट फ्री होना चाहिए, ये तो अब्यूज है। पूरा विश्व बीके फ्री होना चाहिए। बीके जी आपको भी राम राम। बीना इज ऑनेस्टली आई नीडेड स्पिरिचुअल। बीके दुनिया का सबसे डेंजरस कल्ट है। बीना जी, नाइट क्लब का एडिक्शन मुझे लगता है वो कल्ट के ऊपर है। सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, लाइफ इज शॉर्ट, एवरीबडी डाइज, रिच और पुअर। नाइट क्लब। राधा कृष्ण शेट जी, thank you very much about any BK knowledge. You're welcome, Radha Krishna जी। बीके समाज का भला नहीं, समाज में कचरा फैला रहे हैं। हाँ, ये लोग परोपकार की भावना से तो नहीं कर रहे हैं। निशा जी, बहुत दिन बाद आई हैं आप। आपको जय श्री राम। आपका मकान बन चुका है अब क्या? पता नहीं, आपका नहीं बन रहा था शायद, उसका बन रहा था, सपना जी का। My sister has got all the love from family, yet she has become idiot. बीके ज्यादा प्यार दुलार और नीड्स एंड वांट्स पूरी पूरी हो जाने से भी लोग कल्ट में जाते हैं, आई गेस। हाँ, पूड़ी का नाम लेने से पूड़ी खाने का दिल करने लगा। बी के मतलब गंदगी का ढेर। राधा कृष्ण जी, ये एंटी बी के नॉलेज नहीं, बी के कल्ट के बारे में फैक्ट्स हैं, हार्श ट्रुथ। आई एम नॉट एग्री विद यू प्रीति जी। मुझे लगता है हिमांशु जी और सपना जी मुरूना करने आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है एक्चुअली में कल्ट छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना, वो डिफेंड करने वाली वो फीलिंग जो है वो ये होती है कल्ट्स के अंदर। वैक्स कल्ट वाले होते हैं, वो अचानक से छोड़ नहीं पाते हैं, वो चीजें रह जाती हैं और वो कल्ट को डिफेंड करते हैं। Veena, you have sensibility to feel. God bless you. Helping hands better than praying lips. Nar Seva, Narayan Seva, direct prayer to God. Pretender jihadi, they agree with all points except just one targeted point and prevent they are on one among us, Muruna.
मीना जी कह रही धन्यवाद शिवम जी। मैं आपसे सहमत नहीं, मेरे को लगता है बीके डिफेंडर्स मेरूना करते हैं कैमुफ्लाज, क्योंकि वो सिस्टमैटिकली पहले खुद को एस्टैब्लिश करते हैं, फिर अपना टारगेटेड पॉइंट पर डिबेट करते हैं। नहीं, मैंने इसमें पढ़ा है नॉटी गर्ल जी, ऐसी बात नहीं है। सपना जी मुरुना नहीं कर रही हैं और ना ही हिमांशु जी। मुरुना जो है ये इस्लामिक लोग करते हैं। जबकि हिमांशु जी और सपना जी जो है वो हिंदुइज्म में बॉर्न एंड ब्रॉट है, तो वो मुरुना नहीं कर रहे हैं। वो कल्ट की एक वो है। निशा जी को सुन के बहुत आशा मिलती है, बीके लोगों की आंख खुलती है इवेंचुअली। जी। बीके डिफेंडर्स विक्टिम बनने का ढोंग करते हैं, मुरुना गैंग्स साथ में आते हैं, ऊपर नीचे भी। मुरुना गैंग साथ में कॉन्स्पिरेसी करते हैं। आपको भी प्रणाम शिवानी। बीके वाले पूरी दुनिया में अपना डिप्रेशन फैला रहे हैं, बीके वालों के पास अपना बकवास पता है जो रोता मर रहा रखा है। हिमांशु जी एक्सट्रीम में माशा अल्लाह वाली झूठ बोल रहे थे कि दास 10 विकार नहीं बताते सभी सेंटर्स में, फिर भी गूगल करके रेफरेंस देकर बता रहे थे कि विकार 10 कैसे हैं, मेल और फीमेल हैं। इसका आंसर नहीं दिया मुझे मुरुना। डिसऑनेस्टी फॉर ग्रेटर गुड। अभी आप देखो स्वास्तिक का ही उसने गलत मतलब बताया है शिवानी ने, उसको नित्यानंद जी ने करेक्ट किया है। हिमांशु जी को कोई फायदा मिल रहा होगा बीके, नहीं नहीं नहीं, वो मरुना नहीं कर रहे हैं हिमांशु जी, वो एक्चुअली में डिफेंड करते हैं। ये एक कल्ट छोड़ने वालों का एक वो है, सिम्टम है। निर्वाण भी पहले गुजराती सीकर बन के आता था, ये भी मुरुना का बेस्ट एग्जाम्पल है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मुरुना इसको नहीं कहते हैं। देखिए मुरुना क्या चीज है, जब आप जैसे कोई मुस्लिम है, वो है सऊदी और अरब अरब का है, वो जाके जो है अमेरिकन के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में रहेगा, और वो वहां के कपड़े पहनेगा, वहां का पोर्क भी खा लेगा, वहां की लैंग्वेज बोलेगा, उनकी तरह से जो है चर्च में भी चला जाएगा, उनके हिसाब से रहेगा। जैसा कि किसी का एक एग्जाम्पल भी आता है रियल लाइफ में, वो इतने साल तक क्रिश्चियन रहा, फिर उसने उसका गला रेत दिया एक दिन। तो इसको मुरुना कहते हैं, जब आप अपनी वेशभूषा और अपना लैंग्वेज, वेशभूषा, खान पीन सब बिल्कुल विक्टिम की मतलब हाँ विक्टिम की तरह कर लें, और फिर इसके बाद जो है उसका एक दिन गला काट दें। मुरुना, मुरुना उसको कहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ये हिमांशु जी, सपना जी, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये तो एक कल्ट से निकले हुए हैं और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम है उनके अंदर। अम, सविता निर्वाण को सविता जी की आवाज बहुत सुरीली लगती है, मुझे भी लगती है। सपना जी तो बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन यह है कि वो हमारे काम की इतनी तारीफ नहीं करती हैं, बस ये है। गुजराती सीकर भाग गया स्ट्रीम छोड़ के। मेरी तो सबसे ज्यादा जो है उर्मिला जी और नोटी गर्ल जी करती हैं। मैट्रिक्स, द क्वेस्ट, बिटकॉइन, रवादा, बुद्धिस्ट, निर्वाण, गुजराती सीकर, 10 नाम बदलने वाला। हाँ ये लोग करते हैं, करते रहे, इनके दिमाग में उतनी स्पेस जो है बेवकूफी में भर जाएगी। देखो मैं इस पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब पढ़ाती थी। जो दिमाग की स्पेस है, स्पेस इज वेरी एक्सपेंसिव। अब आप उसमें सही चीज भर सकते हैं या गलत, अगर गलत से ही सारा भर लिया तो सही तो जाएगा ही नहीं। ढोंगी और ढोंगी हैं। मिदास की स्ट्रीम में आया था, गाली खाकर गया, बीके डिफेंड कर रहा था वो। मुरुना जी। क्या आपको बॉलीवुड के लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है? जैसे मैं किसी उस पर अनिल नाकरा जी से बोलूं, अमिताभ बच्चन पर वो स्ट्रीम करना चाहते थे, पहले तो मैंने मना कर दिया था। वो कई सारे लोगों पर ये फिल्म फेयर अवार्ड्स और इन पर भी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको सल्यूट है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, धन्यवाद आत्या जी। अ, जी वीना जी धन्यवाद। मेटाफर्स, मैंने कौन से मेटाफर्स बोले हैं? बीके वाले गुंडों को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि अपना स्वार्थ कैसे निकालना है। बीके वाले प्रसाद भी सफल बन हाँ वो तो ड्रग करके देते हैं जी, मक्खी चूस।
अच्छा, मक्खी चूस से याद आया, इस्लाम वाले कहते हैं मक्खी चूस के रखो, जैसे अगर किसी उसमें पड़ जाए तो उससे चूस के, जैसे दूध में पड़ जाए तो उससे चूस के पहले दूध निकाल लो उसके अंदर से ही, फिर दूध पी लो। मतलब मक्खी का एक पंख में डिजीज और एक में डिजीज का क्योर होता है। ऐसी गलत गलत साइंस इन्होंने दे रखी है। बीके खून चूसने वाले मच्छर है। उससे याद आया कि क्षमा शमी जो भी है वो बोल रही थी ना, मेरे को तो साइंस में मैथमेटिक्स सबसे पहले इस्लाम ने दिया। ऐसी बेवकूफी का उसके को नीरज अत्री जी ने उसको डिबंक किया है, कभी देखना उसका, अच्छा है। विपिन बाजपेयी जी आपको नमस्ते, बहुत दिन बाद आए। नॉटी गर्ल जी, यामी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रीम, हाँ ये भी हमारी फैमिली का ग्रुप है, ये आ जाती है यहाँ पे। इसको मेरे यहाँ ये पसंद है। कहाँ गया इसका मुंह ही नहीं पता चल रहा। यामी व्हाट आर यू डूइंग। ये वही गोलमोल होके लेट जाती है। कहाँ गई। बहुत बहुत साधुवाद। आगे भी आप शोध करते रहें, कल्ट से कैसे निकले ये उपाय भी बताते रहें। जी नाथूलाल जी, धीरे धीरे समय के साथ जो है ये लोग, एक्चुअली में ये लोग काम करने के लायक भी नहीं रह जाते। इसके बाद ये जो टॉमी फैच करने के बाद ये सिंपल सिंपल काम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स नहीं कर सकते हैं। Retirement is only 170 euros. Retirement house minimum 2000 euros. I'm racially discriminated orphan. देखिए आपको सारे रिटायरमेंट होम्स जरूरी नहीं है इतने इतने पे होंगे। मैं कुछ सोचती हूँ, आप जो है ना फ्रांस में इस्कॉन ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ही आपको रहने की व्यवस्था हो जाएगी शायद। और आप उनको वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भक्त बन जाइए, श्री कृष्ण के भजन करते रहिए। भाई को भी कांटेक्ट कर लीजिए। लेकिन कल्ट एक वायरस है। अकेले रहना भी एक कला है, अकेले रहकर देखो। माय वाइफ इज हैंडीकैप, पार्किंसंस, आर्थराइटिस। दीदी को सादर प्रणाम। बहुत दुख हुआ शिवोहम जी जान के। पर आप जो है ना अपने भाई को कांटेक्ट करिए सबसे पहले, जैसा भी है वो जरूर आपकी हेल्प करेगा। अभी एक भाई हमारे आते थे बाबा करके, वह गायब कहाँ है, एकदम दिख नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन बाबा, लेकिन स्वामी करके एक आता था जिसको मेरे बीके के वीडियोस बड़े पसंद थे, आजकल वो आ नहीं रहा है। बिल्कुल सत्य वचन बबीता जी, आपको राम राम। यूट्यूब चैनल साइंस जर्नी और रैशनल वर्ल्ड को एक्सपोज करें, मैं दोनों को कर चुकी हूँ, दोनों को कर चुकी हूँ। एसएमजी मेरा, अगर आप उसमें जाएंगे तो मैं आपके को दिखाती हूँ कि मैं इनके साथ डिबेट और रिबटल सब कुछ कर चुकी हूँ। पर लोग जो है ना देखते नहीं है, मेरे को एडवाइस तो करते हैं, अच्छी बात है एडवाइस करते हैं, पर कम से कम पहले चेक तो कर लें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इन सबको मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। एक ना वेबसाइट है वेद का भेद, उस वेबसाइट में अब इसमें मेरे ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें आप देखिए रिबटल की प्लेलिस्ट, रिबटल्स करके एक प्लेलिस्ट है, देखिए आर आ गया। ये मतलब मैंने, ये लोग पता नहीं इसको अल्फाबेटिकली क्यों नहीं अरेंज करते हैं। रिबटल टू वेद का भेद, एक तो वेद के भेद से ये लोग निकालते हैं। पहले तो मैं रिबटल्स, ये देखिए रिबटल्स, इसमें मैंने रिबटल्स करे हैं सारे। और फिर मैंने देखा कि ये निकाल कहाँ से रहे हैं, तो मैं गूगल के इनके गंगोत्री, जैसे हमारा जो जगह है ना जहाँ से गंगा निकलती है, ऐसे में इनका एक ना साइट है, उसमें 2000 या कितने 200 पता नहीं कितना नंबर है, मुझे याद नहीं है, उसमें गंदी गंदी बातें लिखी हैं सनातन धर्म के बारे में। ये साइंस जर्नी और ये लोग जाते हैं, उसमें से दो दो तीन तीन चार चार उठा के लाते हैं और अपना यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। तो मैंने फिर वहां जाके वेबसाइट से ही निकाल कर दो कितने सारे डिबंक कर दिए ऑलरेडी, वो जो पूरी वेबसाइट है। अब वहां से ही आप सारा मेरा वेद का भेद का उसमें से सारे इनके रिबटल्स के आंसर कर सकते हो। ये देखो रिबटल टू अननोन ज्ञानी, ये देखिए रिबटल टू अननोन ज्ञानी, रिबटल टू इस्लामिक कॉलिंग, रिबटल टू साइंस जर्नी, आंसर टू क्वेश्चन पोज बाय अंकुर एंड एक्स मुस्लिम साहिल के पार्ट 1 पार्ट 2, मुन्नी ज्ञान का षड्यंत्र, ये जो लेडीज का एक ग्रुप है पाकिस्तानी,
इनका रिबटल ऑफ कुर्बानी इन हिंदुइज्म और इस्लाम, सैम स्टेलोन का कचरा साफ दिमाग का, उसके 3 पार्ट सबूतों के साथ, रिप्लाई टू हातुन ताश, ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, जो हातुन ताश, जय परवीन नरेंद्र, डीसीसीआई मिनिस्ट्रीज जो ये करती थी, इनके पार्ट 1 पार्ट 2 हैं। निर्णय करें कि ये लोग धोखेबाज हैं या मूर्ख, ये भी कोई है रिबटल में। और इसके अलावा एक रिबटल इसका भी है, ये तो मैंने स्पेसिफिक करे हैं, एक मिलेगा आपको रिबटल, ये देखिए रिबटल्स तो मैंने देख लिया। एक है रिबटल टू वेद का भेद, इसमें 4 पार्ट्स में मैंने जो है बहुत सारी चीजों का रिबटल किया है, ठीक है। तो ये मैंने सारे रिबटल करे हुए, साइंस जर्नी और रैशनल वर्ल्ड सबका करा हुआ है। विभू समय नहीं दिख रही है बहुत टाइम से, हाँ विभू कभी कभी मुझे पोस्ट भेजती है। वीना शर्मा जी, साधु सन्यासी अकेले ही जीते हैं, हाँ ये मेरा हो गया। और शिवम जी, आपके पास तो इतना पैसा है, किसी साइकोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को, नहीं नहीं क्या बोल रही हैं आप, अपने भाई को कांटेक्ट करिए। ऐसे समय पर ब्लड ही काम आता है ज्यादा। नोटिकल जी रिमोस जी, बात यह है कि लोग जो है ना, वो उनके पास इतना धन नहीं है कि वो आपको जो है किसी रिटायरमेंट होम का जो है वो पैसा दे लें, स्पेयर इतना किसी के पास नहीं होगा कि वो आपको हर, अगर कभी कोई डोनेट कर भी देगा तो आपको तो परमानेंट चाहिए एवरी मंथ वहां रहने के लिए, तो कोई इंतजाम होना पड़ेगा आपका। तो उसके लिए आप अपने ब्रदर को कांटेक्ट करिए। और और इसके अलावा कोई रिटायरमेंट होम जो गवर्नमेंट असिस्टेड हो वो उसको देखिए। इस्कॉन तीसरा ऑप्शन आपका, इस्कॉन भी है। बीके वाले कल्ट छोड़ने के बाद लोगों को चैन से नहीं रहने देते, मैं भी कल्ट छोड़ चुकी हूँ, परंतु ये लोग फोन करके भी परेशान करते हैं, भूलने नहीं देते। हाँ वही ना, वो मानते ही नहीं कि आप छोड़ भी सकते हैं। आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए बिल्कुल, और जगह नंबर सब बदल लीजिए, क्योंकि तभी आपका माइंड भी सही होगा जी। जो मुस्लिम्स अच्छे होते हैं वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, वैसे ही जो बीके अच्छे होते हैं वो एक्स बीके बन जाते हैं जी। अ, हमारी इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सूफिज्म का वीडियो मैंने देखा है, उस दिन मैंने ढूंढा नहीं मिला, पार्ट 1 पार्ट 2, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सूफिज्म का पार्ट 1 पार्ट 2 का मैं आपको यहीं पर दे देती हूँ, क्या नाम है, लिंक। तो आप इसमें देखिए ना, ये मेरे जो प्लेलिस्ट है इसमें इस्लामिक नॉलेज में देखिए ना, उसमें मिल जाएगा। इतने सारे प्लेलिस्ट हो गए ना, पहाड़ बना दिया है, जैसे ये बोलते हैं ना, शिवचरण जी बोलते हैं मैंने पहाड़ बना दिया है, क्या करूं। इस्लामिक नॉलेज में मिल जाएगा शायद। सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर भी इसमें मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद भी मिल जाएगी, और आर क्विज भी मिलेगी। ये देखिए सूफी जिहाद का आतंकवाद, ये पार्ट 1 जो है इसका मैं आपको लिंक दे देती हूँ। ये है पार्ट 1 का लिंक, और पार्ट 2 का पार्ट 1, और ये रहा पार्ट 2। मैं काली माता का चलाती थी तब, क्योंकि मुझे लगता था इस्लामी उनके लिए काली माता का ही चलाना चाहिए। दे दिया मैंने लिंक आपको, नॉटिकल जी आपको लिंक मिल गया है। दीदी हमारी इंडियन या मैंने हो गया भैरव, भैरव नाथ है भाई जी, मैं सेंटर का ग्रुप छोड़ चुकी हूँ, फिर भी किसी से मेरा नंबर ले लेती, मेरे बच्चों का नंबर मांगती रहती है, तो आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए, यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है। सनातनियों भारत जीत गया है बिल्कुल, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सावधान उषा जी, भैरव अविनाश निर्वाण का म्यूचुअल फ्रेंड है। प्रिटेंडर्स गैंग, उषा जी बहन
स्टॉकर्स को ब्लॉक कर दीजिए। गिरिजी निर्वाण, इतना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए। ये मैंने दोनों दे दिए हैं, ठीक है। नोटी गर्ल मैं समझ गई। पहाड़ नहीं है, सिस्टमैटिक है। बात ये कि इसको मैं पहले तो फोल्डर्स करके नहीं बना सकती ना, तो वो प्लेलिस्ट जो यूट्यूब की कैपेबिलिटी है उसी के अंडर में मैं कर सकती हूँ, तो वही कर रही हूँ। अगर यूट्यूब इसको करे, मैं उसका फीडबैक दे दूंगी यूट्यूब को। अफेक्टेड बाय वॉर, जी धन्यवाद नौटिकल जी। निर्वाण स्वामी अविनाश प्रफुल्ल। अच्छा हाँ, एक न्यूज और आपको दे दूं कि कोई इनके यहाँ मर गया है, तो वो भी बता देती हूँ। लास्ट न्यूज, एक सेकेंड। ये देखिए, नहीं 1 मिनट में पहले इसको निकाल लूं। किसने भेजा था मेरे को? अभी किसी ने भेजा था, हाँ इन्होंने भेजा था, ये देखिए। ये है राजयोगी जयप्रकाश भाई, इनका जो है 9 मार्च को निधन हो गया। तो बस मुझे यही दिखाना था लास्ट में। और आशा करती हूँ आज की स्ट्रीम से आपको कुछ पता चला होगा कि इन लोगों का ट्रॉमा जो है वो फर्क है बाकी लोगों के ट्रॉमा से। भैरवनाथ जी, बीके शैतान जी, सभी लोग जो ऑडियंस में हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम। और ऋग्वेद जो है वो 4 बजे से शुरू होगा शाम को।